Assalamu alaikum. Students, welcome to the new session of CFAP 4. विंटर 2023 के लिए ये सेशन हम आज कर रहे हैं। इस ओरिएंटेशन सेशन में हम एक स्पेसिफिक सा बड़ा हमारा लिमिटेड सा एजेंडा होगा जिसको हम इस ओरिएंटेशन सेशन में कवर करेंगे। लेकिन ये लिमिटेड ज़रूर होता है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अहम होता है ये एजेंडा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चा इसको सही खुले दिल के साथ, नेक नीयती के साथ सुन ले और इसमें जो डिस्कशन हुई हो इसको अपनी प्रिपरेशन का अगले पेपर तक, एग्जामिनेशन तक अपना हिस्सा बना ले रूटीन का, तो इट विल कंट्रीब्यूट अ लॉट। अच्छा जी, ब्रीफली जो हम आज डिस्कशन में हमारी चीज़ें आएंगी उसमें आई विल स्टार्ट विद वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। आप में से कुछ लोग तो जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाएगा, थोड़ा बैकग्राउंड का अंदर फेमिलियरिटी इस्टेब्लिश हो जाती है आपके साथ। और उसके बाद हम CFAP 4 के इंट्रोडक्शन को भी डिस्कस करेंगे कि भैया CFAP 4 है क्या, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, इसका आपको कोई प्रायर स्टडीज़ से कोई लिंक अगर है तो वो कितना है, पेपर स्ट्रक्चर क्या है, हमारा एग्ज़ाम जो आएगा वो कैसे होगा, डिफ़िकल्टी लेवल जनरली क्या समझा जाता है, मेन टॉपिक्स और उनकी वेटेज एग्जामिनेशन में जो ICAP ने हमें दी हुई है वो क्या है, सीक्वेंस, हम किस सीक्वेंस में डिफरेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे यहाँ पे। देन स्टडी मटेरियल जो हमें यूज़ करना है, कहाँ से हमें पढ़ना है, कहाँ से हमें सवाल करने हैं, वो मटेरियल क्या होगा। लर्निंग, रिवीजन एंड पास पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस अप्रोच, डूज एंड डोंट्स, ये जी बहुत ही अहम चीज़ है जिसको मैं डूज एंड डोंट्स कह लें या आप अप्रोच कह लें। लर्निंग की अप्रोच, रिवीजन की अप्रोच एंड पास पेपर प्रैक्टिस, ये कैसे करनी है। हमेशा से आप लोग लर्निंग, रिवीजन, प्रैक्टिस करते तो आए हैं, लेकिन आई विल ट्राई कि मेरी जो समझ है, मेरी समझ के मुताबिक इसको करने का क्या तरीका है और जो BFD की कामयाबी के लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है वो क्या है। आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू इन डिटेल इंशाअल्लाह। आज के इस लेक्चर में तो होगा ही होगा, लेकिन इस एरिया पे काम हमारा कंटिन्यूस होता रहता है। थ्रू आउट द सेशन हम जब बात कर रहे होंगे तो इस पर बात हमारी चलती रहेगी। ये जी एक बहुत अहम एरिया, इम्प्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सब लोग इस वक्त डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, पता नहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है तो क्या होने जा रहा है। तो कुछ नहीं होता भाई, पहली बात तो याद रखना, आगे चल के बात करते हैं क्या हमें क्या करना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी है सबके साथ है ना, आप अकेले तो नहीं हो। इट्स जिसको हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है, आजकल की बड़ी जो ज़ुबान बनी हुई है, तो इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके लिए बराबरी है। सबको पता है कि सबके एग्ज़ाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होने हैं। इट्स नॉट ऑनलाइन, इट्स इन फैक्ट कंप्यूटर बेस्ड। मेरा ख्याल है रॉन्ग यहाँ पे टर्म यूज़ हो गया, यहाँ पे वर्ड शुड हैव बीन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो उसमें हमारी क्या इम्प्लीकेशन आने वाली है, हम कैसे एडिशनल आस्पेक्ट जिनका हमें ख्याल रखना है, या किस तरह हमें अपनी लर्निंग को, रिवीजन को, प्रैक्टिस को, किस पार्ट को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर भी इंशाअल्लाह हम बात कर रहे होंगे। देन एग्ज़ाम टेक्निक्स की इंपॉर्टेंस इन जनरल क्या है, हमें कैसे अपने कामयाबी को इंश्योर करना है एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में अक्सर ये कहता हूँ कि भाई प्रिपरेशन, रिवीजन, प्रैक्टिस जो घर पे आप कर रहे हो, इट इज़ जस्ट लाइक प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर अ बैटल। एन एग्जामिनेशन इज़ एक्चुअल बैटल, फाइटिंग द बैटल। तैयारी अच्छी कर ली, लेकिन एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी उस पर काम नहीं किया, जंग की स्ट्रेटजी नहीं बनाई, तो सारी तैयारी पे पानी पड़ जाता है। असला जितना मर्जी अच्छा हो, अगर इफ़ यू डोंट हैव अ गुड वॉर स्ट्रेटजी, आप जंग जीतते नहीं हो। तो ये वो बात है कि भाई एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की बात करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम टेक्निक्स की बात करनी पड़ेगी, उस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह हम। अच्छा, ये हमारा ब्रीफ का एजेंडा, स्टार्टिंग विद माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैंने जी 99 में KPMG से क्वालिफाई किया था। उसके बाद तकरीबन 4 years I served industry as head of finance in an export oriented organization. In parallel में I got myself engaged in the education sector, or currently I'm working as a partner in Rahman Sarfraz Rahim Iqbal Rafiq Chartered Accountant. It's a category A firm, member firm of Russell Bradford. और इसके अलावा मेरा टीचिंग में करंटली जो एंगेजमेंट है वो CA के बच्चों के साथ है। आल्दो मैंने अपना टीचिंग करियर प्रोफेशनल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे तो स्टार्ट किया था 2002 से, इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे कोचिंग आई स्टार्टेड इन 1996 व्हेन आई टुक अ ब्रेक आफ्टर सम टाइम, ताकि मैं अपनी फाइनल की प्रिपरेशन कर सकूँ। 2002 से मैं प्रोफेशनल लेवल कोचिंग में इन्वॉल्व हुआ कॉलेज लेवल पे।
ACCA को बहुत अरसा पढ़ाता रहा, लेकिन फिर CA की कोचिंग में इन्वॉल्व हुआ और CFAP 4 या बिज़नेस फाइनेंस डिसीजन है, इसको मैं 2008 से पढ़ा रहा हूँ। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट हमारा फाइनल लेवल पे होता था, वो भी तकरीबन मैंने 6-7 साल पढ़ाया। जिससे ख़त्म होने से पहले 2018 में वो स्कीम चेंज हुई तो वो सब्जेक्ट हमारा निकल गया। और कैफ लेवल पे भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में जो फाइनेंस का पोर्शन है आई टेक अप दैट ओनली। मैनेजरियल पोर्शन इज़ लाइक आप में से जिन्होंने पढ़ा है दे नो कि उसमें बिजनेस मैनेजमेंट के सीरीज़ हैं, तो वो मेरा फोटे नहीं है, मैं वो टेकअप नहीं करता। मैं फाइनेंशियल एनालिसिस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो BFD का आप समझिए एक स्मॉलर इंट्रोडक्टरी लेवल वर्जन है, वो मैं पढ़ाता हूँ। तो ये जी मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। हम अब चलते हैं CFAP 4 की तरफ। CFAP 4 हमारा लिंक कहाँ बनता है पिछली स्टडीज़ से? अच्छा, पिछली स्टडीज़ में हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने डिफरेंट टूल्स सीखे थे जिसमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना सीखना, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने डिफरेंट टूल्स पढ़े थे जिसमें बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए हमें क्या क्या स्किल्स चाहिए। तो CAF 3 में हमने ये सब्जेक्ट पढ़े थे। तो ये कुछ ना कुछ यहाँ जब जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो हमारे BFD की कोई बेस, कुछ ना कुछ बेस प्रोवाइड करते हैं। बट मोर और लेस अगर हम देखें, बल्कि हम अगर ज़्यादा एक्यूरेटली देखें तो शायद फ़िलहाल नई स्कीम के मुताबिक CAF 6 है जो बिल्कुल हमारे इस CFAP 4 का इंट्रोडक्टरी लेवल पेपर है। आप में से बहुत से बच्चों ने शायद CAF 6 ना पढ़ा हो, क्योंकि CAF 6 को आए हुए अभी हार्डली एक आध साल हुआ है स्कीम को इंट्रोड्यूस हुआ है। 2021 में जब स्कीम चेंज हुई थी तब ये इंट्रोड्यूस हुआ था। सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने शायद अभी CAF 6 ना पढ़ा हो, लेकिन CAF 6 में आपके तकरीबन जो तमाम टॉपिक्स हैं BFD के, उन सब का इंट्रोडक्टरी लेवल नॉलेज वहाँ पे दिया गया है। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा CAF 6 उनके लिए इंशाअल्लाह इस क्लास में कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि हमने ये कोर्स इसी अंदाज में डिज़ाइन किया होता है कि जो बच्चे CAF 6 पढ़ के नहीं आए उनको भी हम स्क्रैच से बेसिक लेवल से ही लेके चलते हैं। तो इंशाअल्लाह आपने CAF 6 नहीं पढ़ा तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है। CAF 6 पढ़ा हुआ है तो यू मे बी एट सम एडवांटेज कि आप जो बेसिक्स हैं वो जल्दी पिक कर लोगे, लेकिन वो बेसिक इतनी कम है कि मुझे लगता है अगर मैं कहूँ ना कि जो CAF 6 में MF जो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया पढ़ा है, दैट इज़ हार्डली मे बी 10% ऑफ BFD, वो भी बेसिक लेवल का 10%, तो विच इज़ वेरी नेग्लिजिबल एरिया। तो बहरहाल इंशाअल्लाह हम BFD में वो तमाम चीज़ें भी कवर करेंगे शुरू से ही जो हमने CAF 6 में पढ़ी हुई हैं। अच्छा जी, BFD है क्या? थोड़ा सा इससे हम तारुफ ले लें। बिजनेस फाइनेंस डिसीजन क्या है? इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing and controlling an organizational financial resources. Financial resources, funds, पैसा ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी प्लानिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको कंट्रोल करना। मकसद क्या है? इन ऑर्डर टू अचीव इट्स लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। पैसे को हमने इस अंदाज में प्लान, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल करने हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें। इस प्रोसेस में होता क्या क्या है? मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन रिलेटिंग टू फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन। ये हमें जी इस प्रोसेस जो हम कह रहे हैं, हमें प्रोसेस में ये चीज़, ये काम करने हैं। ये काम करने के लिए हम ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग के लिए हम किन किन एरियाज़ पे काम करते हैं। तो जनाब हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन से मुराद कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी पैसा किन किन सोर्सेज से अरेंज कर सकती है। हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, मतलब कंपनी से पैसा इन्वेस्ट करना है तो कंपनी पैसा किन किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती है, कौन से प्रोजेक्ट फीजेबल हैं, कौन से प्रोजेक्ट फीजेबल नहीं है। हम रिस्क मैनेजमेंट के डिसीजन लेते हैं, बिजनेस रिस्क को मैनेज करने की बात करते हैं। बिजनेस रिस्क के अलावा हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने के टूल यहाँ पे सीखते हैं। एंड देन द रिसोर्स एलोकेशन, इसमें भी मेनली हम फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी एलोकेशन की बात की जाती है। आपके फाइनेंस इज़ अ रिसोर्स, आपकी बिल्ड मशीनरी की कैपेसिटी इज़ अ रिसोर्स, आपका ह्यूमन लेबर इज़ अ रिसोर्स, आपका मटेरियल इज़ अ रिसोर्स। इनकी एलोकेशन करना कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आप हासिल कर सकें। और वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो ऊपर हमने कहा कि भाई हासिल करना है, वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता क्या है? मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी, जिसको हम शेयर होल्डर्स वेल्थ भी कहते हैं। ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का
ये हमारा BFD बिजनेस फाइनेंस डिसीजन जो है, ये सब्जेक्ट इसको हम एडवांस या स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे ACCA में इट इज़ कॉल्ड एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, CA में बिजनेस फाइनेंस डिसीजन नाम आने से पहले इस सब्जेक्ट का नाम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। जैसे मैंने जब पढ़ा था बैक इन 1999 तो मैंने इसको SFM के नाम से पढ़ा था। तो इट इज़ बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय वट एवर नेम यू कॉल इट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ द मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी, जिसको हम शेयर होल्डर्स वेल्थ भी कहते हैं। तो शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज करना ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, एंड इंश्योरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ओवर टाइम। लीजिए जी, ये BFD डिफाइन हो गया कि BFD में हमने पढ़ना क्या क्या है। तो हमने BFD में फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़नी है, BFD में हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़नी है, BFD में हमें रिस्क मैनेजमेंट पढ़नी है, BFD में हमने रिस्क रिसोर्स एलोकेशन पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इन तमाम चीज़ों का? बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस है, हमने डिसीजंस पढ़ने हैं फाइनेंसिंग, डिसीजंस पढ़ने हैं इन्वेस्टिंग, हम डिसीजंस पढ़ने हैं रिस्क मैनेजमेंट के, डिसीजंस पढ़ने हैं रिसोर्स एलोकेशन के। और इन तमाम डिसीजन में ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, which is achieved through maximization of organization's value of equity। अच्छा जी, ये तो BFD का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। सब्जेक्ट बाय नेचर क्या है, और ये है जनाब हमारा ज़रा पेपर स्ट्रक्चर कि हमें जब पेपर हिस्टोरिकली आता रहा है वो कैसा आता रहा है। बाय द वे, आल्दो हमारे एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं दिसंबर 2023 से, बट वुड वोंट फोरसी कि उसकी वजह से हमारा कोई स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। स्ट्रक्चर हमारा पेपर का अप टू डेट जो हमें बताया गया है वो वही रहने वाला है जो चल रहा है फिजिकल एग्ज़ाम में, क्योंकि ऑलरेडी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हमारे रिमोट प्रॉक्टरिंग के लिए तो हो ही रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए ICAP ने फैसिलिटीज़ भी आपको ऑनलाइन दी हुई हैं, टेस्ट भी दिए हुए हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे। जिन बच्चों को उससे फेमिलियरिटी नहीं है उनको हम उसकी भी इंट्रोडक्शन भी थोड़ी देर में उसका जिक्र करेंगे। अच्छा, पेपर स्ट्रक्चर क्या जी? हमारा BFD का पेपर 5 क्वेश्चन, यूजुअली अप टू 25 मार्क्स। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 25-25 के होंगे, कोई 20 का होगा, कोई 18 का होगा, कोई 15 का होगा। सो ओवरऑल 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन कोई एक 25 मार्क्स का आता है। अच्छा, अब ये परसेप्शन कि भाई ये न्यूमेरिकल पेपर है या डिस्कर्सिव पेपर है, नॉर्मली लोगों की परसेप्शन रहती है ये न्यूमेरिकल पेपर है शायद, लेकिन ICAP ने भी रिसेंट पास्ट में इसमें डिस्कसिव एलिमेंट ऐड करना शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं किया, मैं अगर ब्रीफली लास्ट 6 टर्म का डाटा मेरे पास है, अगर आपसे शेयर करूं तो विंटर 20 में 35 मार्क्स थीरी थे, लिखने का काम था, और 65 न्यूमेरिकल आए। अच्छा, समर 21 एकदम कंट्रास्ट हुआ, बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया था, तकरीबन ज़ीरो हो गया था, नेग्लिजिबल अमाउंट्स थी मार्क्स की। विंटर 21 में 15 मार्क्स थ्योरी, समर 22 27 मार्क्स, विंटर 22 एबनॉर्मली हाई 42 मार्क्स, समर 23 20 मार्क्स। अच्छा, अगर मैं इनको एवरेज करूं तो ये एवरेज आखिरी 4 अटैम्प्ट की मैं करूं, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल है, ये एवरेज हमारी हिला रही है, तो ये तकरीबन 26 मार्क्स बनते हैं। मुझे लगता है सेफली आपको 25 से 30 मार्क्स के लिए तैयार रहना है कि 25 से 30 मार्क्स आपको इस पेपर में लिखने के लिए आएंगे। अब ये लिखने के एरिया को कैसे तैयार करना है, इसको अगर आप फोकस नहीं करोगे तो इसमें परफॉर्मेंस बहुत पुअर हो जाएगी। मतलब मैं ICAP ने तो इस ट्रेंड को रिसेंटली अडॉप्ट किया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, मैं CA के ACCA के पेपर लेवल पे ये एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट तकरीबन 2002 से लेके 2016-17 तक पढ़ाता रहा हूँ, तकरीबन 15 साल मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाया है। वहाँ पे AFM के पेपर में तक लगभग 50% थ्योरी होती थी और 50% न्यूमेरिकल होते थे। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ समझनी है कि थ्योरी जो दी जाती है आपको वो बिल्कुल रटा बेस्ड नहीं होती कि ये डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो। यहाँ पे जो थ्योरी दी जाती है वो नॉर्मली आपका जो एग्जामिनेशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड दी जाती है कि आपने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो रिजल्ट्स कैलकुलेट किए हैं उन रिजल्ट्स को डिस्कस कीजिए, उन रिजल्ट्स को एवेल्यूएट कीजिए, उन रिजल्ट्स से रिलेटेड कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताइए, इंटरप्रेट कीजिए उनको रिजल्ट्स को। सो मेनली आपके न्यूमेरिकल से ही रिलेटेड थ्योरी रहती है। एडवांस लेवल पेपर है, फाइनल लेवल पेपर है, सो इट विल नॉट बी अ रटा बेस्ड थ्योरी, क्योंकि वैसे भी हमें आगे चल के खैर बात होनी है। यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस इज ओपन बुक पेपर। तो ओपन बुक पेपर में किताब से कॉपी पेस्ट होने वाला नॉलेज तो नहीं आ जाएगा,
नॉलेज की एप्लीकेशन पूछी जाती है। तो बहरहाल ये जनाब हमारे पास है, तो हमें तैयार रहना है। 25 से 30 मार्क्स ऑन एवरेज थ्योरी हमें आ सकती है, कम हो जाए ज़्यादा हो जाए कह नहीं सकते, बट एट मिनिमम हमें 25 से 30 मार्क के लिए तैयार रहना है। ये जी पेपर स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी बात करते हैं जिसके डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो डिफ़िकल्टी लेवल, चले मैं इसको थ्योरी के साथ भी अगर लिंक करके देखूं तो थ्योरी के लोगों को परेशानी होती है, थ्योरी आ गई तो परेशानी, पेपर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं कि हमारा जो जितनी मैंने ये 5 अटैम्प्ट्स का एनालिसिस किया है, क्योंकि 6 अटैम्प्ट के पेपर अवेलेबल है तो रिजल्ट तो 5 के अवेलेबल है ना। हमें समर 23 का तो रिजल्ट नहीं आया, तो इन 5 का जब एनालिसिस करते हैं तो आप देखें सबसे अच्छा रिजल्ट कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे थ्योरी 45 मार्क्स की आई हुई है, ठीक है, तो 35 मार्क्स की आई हुई है। तो थ्योरी की वजह से रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुए। और यहाँ पे 0 मार्क की थ्योरी थी तो रिजल्ट 22% है, 15 मार्क की थ्योरी तो रिजल्ट 31% है। तो थ्योरी का कोई कोरिलेशन हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि थ्योरी का कोई कोरिलेशन है। यहाँ पे जैसे 42 मार्क की थ्योरी है लेकिन रिजल्ट जो है वो 24 मार्क्स है, तो 35 मार्क की थ्योरी रिजल्ट 49, 42 मार्क की थ्योरी रिजल्ट 24, तो कोई कोरिलेशन इस्टेब्लिश किया जा नहीं सकता और शायद हमें करना भी नहीं है। बट हमें जो चीज़ देखनी है रिजल्ट में कि भाई CFAP 4 का रिजल्ट कैसा है, तो सिर्फ CFAP 4 के रिजल्ट की बात करें तो हाईएस्ट रिजल्ट 49% समर विंटर 2020 का, और लोएस्ट रिजल्ट समर 21 का, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 31, 29, 24 और एवरेज इज़ 31। CFAP लेवल पे 31 एवरेज इज़ नॉट बैड, मतलब एक अच्छी मॉडरेट एवरेज सवर की जाती है। मैं ये नहीं कह सकता बहुत अच्छी एवरेज है, मैं ये नहीं कह सकता बहुत बुरी एवरेज है, ये एक मॉडरेट एवरेज है, क्योंकि हिस्टोरिकली ICAP के रिजल्ट इस लेवल पे सिंगल डिजिट भी आते रहे हैं। मतलब आई रिकॉल फाइनल लेवल का पेपर जो पढ़ाता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया, उसका कोई 2016 में कोई रिजल्ट आया था, 16-17 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं अटैम्प्ट कौन सी थी, तो वो रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट वाज इन सिंगल डिजिट में भाई 4 और 5%, 100 में से 4 या 5 बच्चा पास हुआ था, तो इट वाज वेरी पुअर रिजल्ट। लेकिन ऑन एवरेज हम देखते हैं कि CFAP लेवल पे 30% हमें BFD का रिजल्ट मिल रहा है, जो कि शायद CFAP के बाकी पेपर के मुकाबले में 19-20 बेहतर ही है। तो हम इसको कह सकते हैं एक मॉडरेट पेपर है, और इसको पास करना, अगर आप गाइडलाइन के मुताबिक पढ़ेंगे, आपको जो पढ़ने का तरीका बताया जाएगा, जो रिवीजन का तरीका बताया जाएगा, जो प्रैक्टिस का तरीका बताया जाएगा, उसके मुताबिक अगर आप चलेंगे तो यकीन मानिए BFD का पेपर पास करना नहायत ही आसान है। मुझे कोई इसमें डिफ़िकल्टी नज़र आती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो खैर ये पेपर पास किया ही किया, सेल्फ स्टडी से किया था जब मेरे ज़माने में था, और फर्स्ट टाइम में किया था, लाइक ऑल द अदर पेपर इन CA। ये भी मेरा पेपर फर्स्ट टाइम में हुआ है, तो आई ट्राई कि मैं इसको पास करने में जो मैंने टेक्निक्स अप्लाई की, जो चीज़ें मैंने अप्लाई करके अच्छा रिजल्ट लिया, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा पूरे सेशन में, ताकि आप लोग भी इंशाअल्लाह उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अच्छा जी, ये फिर आ जाता है जी हमारा ग्रिड। मज़ीद एनालिसिस हम करते चलते हैं पेपर का जब, तो आप देख सकते हैं जी हमारे ग्रिड को ICAP ने, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को पहले इस साइड पोर्शन को बड़ा कर लूँ, 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, A, B, C, और हर एक में वेट दिया गया है, पेपर में कितना वेट टेस्ट किया जाएगा, और ये वेट कोई पत्थर पे लकीर नहीं होती। ICAP ने हमें बताया हुआ कि भाई ये वेट सजेस्टेड है, इससे 5-10% प्लस माइनस हो सकता है, मतलब 40 का 38-35 भी हो सकता है, और 60 का 62-64 भी हो सकता है, इसी तरह 25 का 20 भी हो सकता है, 30 का 35 भी हो सकता है। सो प्लस माइनस वेरिएशन हो सकती है, लेकिन कोशिश की जाती है कि इसी रेंज के अंदर ही रहा जाए। हमारे पूरे सिलेबस को बांटा गया है 3 ग्रिड्स में, और वो ग्रिड्स में फर्दर फिर कुछ लाइन आइटम्स दी गई हैं। मैं इन लाइन आइटम को भी डिस्कस नहीं कर रहा, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हम इस पर बात करते चलेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल टॉपिक्स का नाम लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं। अभी हम ओवरऑल BFD को समझ रहे हैं। तो जनाब यहाँ से फिर हम सेक्शन B में इस तरह हमारे पास 1, 2, 3 लाइन आइटम है, और सेक्शन C में हमारे पास 2 लाइन आइटम है। और अब हम जब पास्ट पेपर एनालिसिस पे आते हैं, अब हम ये 3 जी हमारे पास जो ग्रिड्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास 3 अटैम्प्ट्स का एनालिसिस अवेलेबल है जब से नई स्कीम आई है, समर 22, विंटर 22 एंड समर 23। इसमें 40 से 60 के अगेंस्ट 48, 42, 40 लोअर साइड पे सही, बट एज पर ग्रिड मार्क्स टेस्ट हुए हैं। दूसरा ग्रिड B जो है 25 से 30, 32, 34, 38 थोड़ा सा अपर साइड पे जा रहे हैं,
और इसमें बेसिकली जो हिलने का बेसिस वजह बन रही है ना, वो ये एक टॉपिक बन रहा है, ये एक टॉपिक इसके हिलने की वजह बन रही है। इसकी वजह क्या है कि हिस्टोरिकली ये जो टॉपिक है, अप्लाई कैपिटल राशनिंग, कैपिटल बजटिंग एंड राशनिंग टेक्निक्स इन द एवेल्यूएशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हिस्टोरिकली ये टॉपिक रहा है हमेशा से इसका हिस्सा, हिस्टोरिकली ये टॉपिक इस टॉपिक का हिस्सा रहा है, लेकिन समहाउ इस नई स्कीम में हमारे पेपर सेटर ने या जो भी जिसने सिलेबस सेट किया उसने इसके दो हिस्से कर दिए हैं। तो मुझे लगता है शायद पेपर सेटर, मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि पेपर सेटर इसको उतनी अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाया इस डिफरेंस को, कि वो ये जो नंबर अपनी तरफ से उसने यहाँ पे डाले हुए हैं ना, शायद वो उसने इन टॉपिक्स का नंबर समझ के यहाँ डाल दिए हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पे क्लब करें, अब देखिए ज़रा पोजीशन क्या बनती है, ये 15 अगर यहाँ डालें तो ये 57 पे चला जाता है और ये आपका 23 पे आ जाता है, जो कि बिल्कुल रेंज के अंदर आ जाता है। ये 4 इधर डालें तो ये 46 पे चला जाता है और ये 30 पे आ जाता है। ये 7 इधर डालें तो ये 55 पे चला जाता है और ये आपका 25 पे आ जाता है। तो मुझे लगता है थोड़ी सी यहाँ पे समझने में मे बी पेपर सेटर को गलती लगी हो, या अदरवाइज रेंज से इतने आउट हम हैं नहीं, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो जैसे ये वाला टॉपिक है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, हम पढ़ेंगे तो हम इस चैप्टर के हिस्से के तौर पर पढ़ रहे होंगे। हम ये जब चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें हम इस टॉपिक को भी कवर कर रहे होंगे। हमारे लिए ये टॉपिक इस सेक्शन का हिस्सा ही बनता है, लेकिन ICAP के ग्रिड में इसको नीचे रखा गया है, दूसरे ग्रिड में डाल दिया गया, जिसकी वजह से मे भी थोड़ा सा 19-20 जो इम्बैलेंस नज़र आ रहा है हमें, वो नज़र आना होना नहीं चाहिए था इम्बैलेंस। जब इधर डाल दिया ग्रिड में तो इसके हिसाब से टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन मे भी थोड़ा सा इम्बैलेंस की वजह मुझे लगता है कि शायद हो सकती है, क्योंकि मुझे भी शुरू में इस टॉपिक को पिक करने में दिक्कत लगी थी। यहाँ पे पढ़ा मैं भी इसको यहाँ पे ही समझता रहा, लेकिन लेटर ऑन बड़ी बारीकी से जब मैंने देखा इसके ग्रिड को पढ़ा तो मुझे लगा कि भाई ये तो यहाँ से उठा के इसने इधर डाल दिया, इस चैप्टर से निकाल के। तो एनीवेज तीसरे ग्रिड में 25 से 30 है, तो आप देख सकते हैं इसमें भी 20, 24 और 20। सो ग्रिड के मुताबिक ही टेस्टिंग, बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है। तो ये जो हमारा ग्रिड का एनालिसिस है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल देखने की बात एक और जो है कि कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे एग्जामिनर रेगुलरली टेस्ट कर रहा है, जैसे ये रेगुलरली टेस्ट होने वाले एरियाज़ हैं, नज़र आ रहे हैं हमें। और कुछ ग्रिड्स हैं जहाँ पे ओकेजनली टेस्टिंग हो रही है, जैसे ये ओकेजनली टेस्टिंग वाले एरियाज़ हैं, यहाँ पे ओकेजनल टेस्टिंग है, इधर ओकेजनल टेस्टिंग है, इधर ना होने के बराबर टेस्टिंग है, इधर ओकेजनल टेस्टिंग है। सो कुछ एरियाज क्रिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर अटैम्प्ट में उन पे मार्क्स आएंगे, कभी कम कभी ज़्यादा, और कुछ एरियाज आते हैं जो ओकेजनल टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पे एक जो चीज़ आपको समझनी है कि भाई हमारे सिलेबस में कुछ एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, कुछ एरियाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ एरियाज लेस इंपॉर्टेंट है। हमने कवर सारे करने हैं, हमने सेलेक्टिव बिल्कुल नहीं होना। क्लासरूम में भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम डिस्कशन हम कर सकें। कुछ बहुत ही बेसिक लेवल एरियाज़ होंगे वो आपको असाइनमेंट के तौर पे दे दिए जाएंगे, होम असाइनमेंट के तौर पे असाइन किए जाएंगे, लेकिन जितने भी क्रिटिकल एरियाज़ हैं उनको फुल डिटेल में क्लास में डिस्कस किया जाएगा। उनकी लर्निंग स्ट्रैटेजी भी अभी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आप चाहते हो सिलेबस को, अगर आप चाहते हो इस पेपर को फर्स्ट टर्म में पास करना, तो यू हैव टू इंश्योर कि आप कंप्रीहेंसिवली सिलेबस को कवर करें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया पे ज़्यादा टाइम, ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा प्रैक्टिस। लेस इंपॉर्टेंट एरिया पे मे बी लेसर प्रैक्टिस वुड बी सफिशिएंट, बट हम कोई एरिया छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि बाज़ बात आपको नहीं पता कि आप जिस एरिया को छोड़ के जा रहे हो उसमें से आपको 15 नंबर का सवाल आ जाए। जैसे यहाँ पे 2 अटैम्प्ट में इस पर कोई सवाल नहीं आता, यहाँ पे 15 नंबर का सवाल आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ज़हन में रखनी है कि हम कोई एरिया छोड़ें और हो सकता है उस एरिया से हमें कोई बड़ा सवाल या बड़ा कंपोनेंट आ जाए। तो ये जनाब हमारे सिलेबस के बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन आ गई। अब हम बात कर लेते हैं हम अपने किस सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। हम कोई ग्रिड वाइज नहीं चल रहे होंगे, पहले ग्रिड ए को ख़त्म करना है, फिर हमने ग्रिड बी को ख़त्म करना है। हमने टॉपिक्स को डिस्कस करने का एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाया हुआ है। ये हमेशा से ही जब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा रहा हूँ, मैं इसी सीक्वेंस में लगभग पढ़ाता हूँ। 19-20 विद इन टॉपिक कोई माइनर सी डेविएशन आ जाती है, बट ओवरऑल सीक्वेंस कुछ ऐसा ही रहता है। मैंने अपने टॉपिक्स का नाम लिखा हुआ है और उसके साथ मैंने ग्रिड भी असाइन कर दिया कि किस ग्रिड से ये टॉपिक है। जैसे सबसे पहले हम पढ़े होंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल,
जिन बच्चों ने कैफ 6 पढ़ा हुआ है उनके लिए इनमें से काफ़ी ज़्यादा टर्म्स फेमिलियर होंगी, बल्कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो कैफ 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कुछ टॉपिक आपने पुरानी स्कीम में कैफ 8 में होते थे इसमें से, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम पढ़ेंगे, फिर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ेंगे, ये सेक्शन बी का है। फिर इसके बाद हम कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना, ये कैफ 6 में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। जिन्होंने नहीं पढ़ा हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा भाई, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक कंपोनेंट हम यहाँ पे आके पढ़े होंगे, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, ये दोबारा हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद पढ़ते हैं। फिर हम डिविडेंड पॉलिसी पे डिस्कशन करेंगे कि कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, किस तरह फैसले किए जाते हैं, क्या फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं। देन बिजनेस वैल्यूएशन है, ये भी सेक्शन ए है। सेक्शन ए हमारा सबसे हैवी सेक्शन है और उसमें इन्वेस्टर अप्रेजल हमारा पहला टॉपिक चल रहा है। फिर जैसे मैंने सीक्वेंस बताया आपको, हम सीक्वेंस के मुताबिक चलेंगे, हम सेक्शन के मुताबिक नहीं चल रहे। देन आखिर में हम फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट पे आते हैं, सेक्शन सी है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पे आते हैं, ये भी सेक्शन सी है। और सबसे आखिर में हम फिर दोबारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को टच कर रहे हैं, जिसमें हम ओवरसीज़ प्रोजेक्ट्स या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को टच कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की हम बात करें ना, तो इस चैप्टर को आप 3 जगह टच कर रहे हो। पहले आपने यहाँ टच किया, फिर आपने इसको यहाँ टच किया, फिर आपने इसको यहाँ टच किया। 3 फेजेज़ में इस टॉपिक को टच कर रहे हो। और हमने किताब में इसको टॉपिक अकॉर्डिंगली ही इसी तरह ही स्प्लिट किया हुआ है, डिफरेंट चैप्टर्स में डाला हुआ है। जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मेजर एरिया हमारा इसमें कवर हो जाएगा, एक चैप्टर 2 है हमारा यहाँ कवर हो रहा है। फिर ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया है ये हमारा इस टॉपिक के साथ अटैच हुआ हुआ है, इस चैप्टर में कवर हो रहा है। और ये जो एरिया है ये हमारा इस चैप्टर के साथ अटैच हुआ हुआ है। तो हमारी जो किताब है, अभी हम उस पर भी आते हैं, उसमें लगभग इसी सीक्वेंस में हमने चैप्टर्स अरेंज किए हुए हैं, जिस सीक्वेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। स्टडी मटेरियल की बात करें तो जनाब किताब आपको मिल जाएगी। मैंने अभी रिसेंटली अपना एडिशन अपडेट करके पब्लिशर को दे दिया हुआ है। इंशाअल्लाह दैट शुड बी अवेलेबल वेरी सून, आफ्टर ईद दैट शुड बी अवेलेबल इंशाअल्लाह। उसमें एक तो हमारा जो कंटेंट्स होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल राइटअप होता है टॉपिक का, फिर कोशिश की जाती है काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेवल इलस्ट्रेशन उसमें दी गई हैं। देन लॉट ऑफ एग्जामिनल क्वेश्चन, तकरीबन 2008 से लेके 2023 तक जो लेटेस्ट टाइम तक है वहाँ तक के क्वेश्चन और सॉल्यूशंस शामिल हैं उसमें। देन इस पर थोड़ी सी मैंने बेहतरी की है, उसमें कुछ मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रिवीजन के लिए सेल्फ टेस्ट MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, ताकि आप जब एक चैप्टर पढ़ लेते हैं और उनके रिवीजन करना चाह रहे हो चैप्टर की, तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन पे जाने से पहले आप एक बार ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन से अपना नॉलेज को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें, थोड़ा सा टेस्ट कर लें अपने आप को। आपको लगे कि अगर आपका नॉलेज ठीक है तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाइए, लॉन्ग क्वेश्चन पे जाइए। अगर लगे कि नहीं भाई MCQs में ही हमें शॉर्ट क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब शायद आपको चैप्टर पीछे से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, लेक्चर शायद आपको दोबारा लेने की ज़रूरत है या नहीं, वो बात ही बात है, लेकिन किताब ज़रूर पढ़नी पड़ेगी आपको अपना नॉलेज ठीक करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा मैं रिकमेंड करता हूँ कि यू मस्ट बी कैरिंग ICAP की टेक्स्ट बुक एज वेल एंड प्रैक्टिस किट। ऑल्दो प्रैक्टिस किट का क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हमारे साथ मैच कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ एडिशनल बेसिक लेवल क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर आपको मिल सकेंगे। लेकिन डेफिनेटली जो टेक्स्ट बुक है उसमें यू विल फाइंड मच मोर रीडिंग मटेरियल दैन आवर नोट्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हमारा डिस्कसिव एरिया ICAP डालता जा रहा है। डिस्कसिव एरिया को एड्रेस करने के लिए, मतलब मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल को भी अच्छी तरह सॉल्व करना है तो थ्योरेटिकल रीडिंग बड़ी अच्छी चाहिए आपको, लेकिन थ्योरी के पार्ट्स को अगर आपने अटेम्प्ट करना है अच्छा तो मस्ट है। उसके बगैर तो आप किताब पढ़े बगैर तो थ्योरी के पार्ट को अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक आपके पास हो, आप कोशिश कीजिएगा रीडिंग को टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देने की। हमारा बच्चा इस सब्जेक्ट को न्यूमेरिकल समझ के न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पर बहुत ज़्यादा टाइम दे देता है, विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस, क्योंकि आपको थ्योरी प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग के बगैर न्यूमेरिकल अच्छा नहीं होता, और प्रिंसिपल थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप न्यूमेरिकल के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट डिस्कस नहीं कर सकते, प्रॉपरली एवेल्यूएट नहीं कर सकते। सो नोट्स आप रूटीन में पढ़े होंगे, किताब आप सिलेक्टेड एरियाज़ की, ICAP की किताब आप सिलेक्टेड एरियाज़ की पढ़े होंगे। यू मस्ट बी हैविंग इट इन द सॉफ्ट फॉर्म, नॉट नेसेसरली कि आप उसको प्रिंट करवाएं, सॉफ्ट फॉर्म में ICAP से डाउनलोड करके रख लें और सिलेक्टेड एरियाज़ आप वहाँ से ज़रूर पढ़ेंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। किताब से जान छुड़ा के आप कहीं नहीं जा सकते। अच्छा जी, हमारी अब स्टडी में अप्रोच
क्या रहती है। मेरी अप्रोच थोड़ी सी, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपकी अप्रोच इस अंदाज में बनाऊं कि आपके लिए पेपर पहली अटेम्प्ट में पास करना आसान हो जाए, या खुदा ना खास्ता जो बच्चे पहली अटेम्प्ट में पास ना भी कर पाएँ, उनकी फाउंडेशन इतनी अच्छी बनी हो कि इमीडिएट नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे करके पेपर उनका पास हो जाए। कोशिश होगी पहली अटेम्प्ट में ही निकले इंशाअल्लाह, लेकिन अगर अटेम्प्ट ना पास नहीं हुए तो फाउंडेशन तो अच्छी होनी चाहिए ना, ताकि उस पर हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में बिल्डिंग बना के निकल जाएं। ये अप्रोच राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड करता रहूं, और उसके मुताबिक अगर आप अमल करते रहे इंशाअल्लाह तो लाइक्लीहुड इज़ वेरी हाई इंशाअल्लाह कि आप पहली अटेम्प्ट में ही सब्जेक्ट को पास कर पाएंगे। हम जनाब हर टॉपिक को जब स्टार्ट किया करेंगे तो उसका कुछ पहले बैकग्राउंड नॉलेज डिस्कस किया करेंगे कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है हमारी रियल बिजनेस वर्ल्ड में। उसमें फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से उसको कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, उनको फिर काफ़ी ज़्यादा बेसिक इलस्ट्रेशन की मदद से, डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी, कहीं कम कहीं ज़्यादा, हम बेसिक लेवल इलस्ट्रेशंस करेंगे। सो बैकग्राउंड डिस्कशन, प्रिंसिपल्स की डिस्कशन, असूलों की डिस्कशन, एंड देन इलस्ट्रेशन से उन असूलों की एप्लीकेशन को समझना, और फाइनली हर चैप्टर के एंड पे हम पास पेपर की डिस्कशन कर रहे होंगे। हमारी हर टॉपिक की तकरीबन यही स्ट्रेटजी रहने वाली है क्लासरूम में। बट एक चीज़ जो आपको जहन में रखनी है कि क्लासरूम का काम is not sufficient to get you through the exam. क्लासरूम का काम is just to provide you guidance, to give you direction कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है और किस अंदाज में चलना है। आप क्लासरूम में बैठेंगे तो आप डायरेक्शन और गाइडेंस हासिल कर पाएंगे, फिर उस डायरेक्शन और गाइडेंस के मुताबिक अपना होमवर्क, रिवीजन एंड प्रैक्टिस आप करेंगे तो ही आप कामयाबी को हासिल कर पाते हैं। हम चूँकि ज़्यादातर बच्चे सीफेप में ऑनलाइन ही पढ़ रहे होते हैं, कैफ में भी हैं ऑनलाइन ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा अटेंड कर रहे होते हैं लेक्चर्स, तो एक बड़ी मिसकंसेप्शन बच्चों के ज़हन में होती है। जब भी उनसे पूछे पढ़ाई कैसी चल रही है, सर मेरे इतने लेक्चर पेंडिंग है, उनका ख्याल, उससे मुझे ये शक पड़ता है, शायद बच्चों का ख्याल है कि लेक्चर पेंडिंग ना हो तो पढ़ाई बेहतरीन है। शायद वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने लेक्चर पेंडिंग ख़त्म कर दिया तो मेरा पेपर तैयार है, मैं पेपर पास हो जाएगा। भाई मैं यहीं पे इसलिए आपको ये क्लियर कर रहा हूं कि लेक्चर लेना इज जस्ट गेटिंग द गाइडेंस, पर उस गाइडेंस के मुताबिक एफर्ट करना, दैट विल गेट यू थ्रू द एग्जाम। उस गाइडेंस के मुताबिक रिवीजन, प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना, मॉक देना, दैट विल गेट यू थ्रू द एग्जाम। तो जनाब हमारी क्लासरूम एक्टिविटी बैकग्राउंड, प्रिंसिपल्स, इलस्ट्रेशन, देन एग्जामिनल क्वेश्चन, ये रहेगी। और आप इसके बाद क्या करोगे? आपके करने के काम क्या हैं? नो ऑल द टॉपिक्स थ्रू लेक्चर्स, रीडिंग नोट्स एंड इफ रिक्वायर्ड बुक एंड डूइंग इलस्ट्रेशन। क्लास में आपने सुनी बातें, क्लास में आपने इलस्ट्रेशंस होते देखी, उसके बाद आपका काम है कि विद इन 24 आवर्स आइडली आपको वो लेक्चर नोट से पढ़ना है, किताब से पढ़ना है। अगर नोट से पढ़ के थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब नहीं हुए, और इलस्ट्रेशन जो करवाई उनको रीडू कर लीजिए, जो नहीं करवाएंगी वो एज अ होमवर्क उनको परफॉर्म कर लीजिए, ताकि आप बेस को समझ सकें। मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था कॉन्सेप्ट्स की लर्निंग के ऊपर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्चर इट इज़ अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट कि हम बच्चे जिस तरह पढ़ते हैं नॉर्मली, दैट इज़ नॉट द राइट वे। नॉर्मली हम कैसे पढ़ेंगे? चलिए हम अगर बात करें, हम आज लेक्चर सुन लिया आपने, और आपने कहा जी लेक्चर सुन लिया, इसका टॉपिक तैयार हो गया। उसके बाद शायद कभी टेस्ट आ जाएगा तो टेस्ट के लिए आप पढ़ने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन वी नो कितने % बच्चे टेस्ट देते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोबारा कभी टेस्ट आएगा या मॉक आएगा, उसके लिए पढ़ने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन सब लोगों को इंतज़ार होता है कि भाई हमारा जब कोर्स ख़त्म होगा ना, जब सारे लेक्चर पूरे हो जाएंगे, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब हमारी रिवीजन और प्रैक्टिस शुरू होगी। ये बेटा जहन में रख लीजिए बात कि एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि अगर आज की बात आपने विद इन 24 आवर रिवाइज नहीं की तो जहन से वो स्लिप हो जाएगी। आपकी क्लास का जो टाइम इन्वेस्टमेंट है ज़ाया हो जाएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं किया। आइडली 24 एक दिन बाद रिवाइज करना चाहिए,
और मुझे लगता है उसके बाद आपको कोई 4 हफ्ते बाद वीकेंड पे फिर रिवीजन होनी चाहिए, सेकंड रिवीजन। थर्ड रिवीजन मे बी मंथ एंड पे होनी चाहिए। ये मिनिमम रिवीजन की बात करूँ, इससे ज़्यादा कर लीजिए आप तो अच्छी बात है। रिवीजन की मैं बात करूँ, इसको मैं क्लियर करूँगा अभी, आपको मंथ एंड पे होनी चाहिए। फोर्थ रिवीजन मे बी 2 या 2.5 महीने बाद आपकी होनी चाहिए। तो असूलन जब आप सिलेबस एंड हो रहा होगा, इंशाअल्लाह ताला हमारे लेक्चर्स जो हैं वो तो अवेलेबल हैं, लेकिन आपका शेड्यूल टारगेट यही होना चाहिए कि आप उनको ख़त्म करें लेटेस्ट बाय एंड अक्टूबर, ताकि नवंबर का महीना आपकी थॉरली लेक्चर से जान छूटी हो और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस पे आप काम कर रहे हो। बाय दैट टाइम आप अक्टूबर में जब कोर्स ख़त्म कर रहे हैं, असूलन आपका जो टॉपिक्स हैं, ज़्यादातर टॉपिक्स 3 से 4 दफ़ा आपके रिवाइज हो जाने चाहिए। रिवीजन से मुराद क्या है? नोट्स, किताब और बेसिक इलस्ट्रेशन, दिस इज़ रिवीजन। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा थॉरोली पूरी किताब भी दोबारा पढ़ें। पहली दफ़ा आपको किताब थॉरोली पढ़नी पड़ती है जब आप सीख रहे हो। रिवीजन के लिए जब पढ़ते हो तो आपने चीज़ें अंडरलाइन की होती हैं, रिवीजन आपकी क्विक हो जाती है। जैसे आपने आज लेक्चर सुना, कल पढ़ोगे, थॉरली किताब पढ़ोगे, की पॉइंट अंडरलाइन करोगे, शायद आपको 3 घंटे का लेक्चर रिवाइज करने में 2 घंटे लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए। लेकिन जब सेकंड रिवीजन आएगी तो आपने सिर्फ अंडरलाइन जो पॉइंट्स हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, उनको देखना है, वो तो शायद आपका आधा घंटे में काम हो जाएगा। थर्ड रिवीजन आएगी आपकी मे बी महीने बाद, वो अगेन आधे घंटे में काम होगा आपका, तो आपको 2-2.5 घंटे दोबारा नहीं लगाने। लेकिन अगर आपने पीरियोडिक रिवीजन साथ साथ ना रखी, अपने जहन में उस टॉपिक को अलाइव ना रखा, इस तरह रिपीटेड पीरियोडिक रिवीजन से, तो वो टॉपिक जहन से वॉश आउट हो जाता है। और वॉश आउट एक टॉपिक हो गया तो आपको दोबारा से जब भी पढ़ने बैठोगे, लेक्चर के बाद पढ़ा था ना, 1.5 घंटे में पढ़ लिया था, लेकिन 1 महीने छेड़ा भी ना इसको, 2 महीने इसको छेड़ा भी ना, जब पढ़ने बैठोगे तो 3 घंटे का लेक्चर आपको 6 घंटे लग जाएंगे पढ़ने में। सो सारी आपकी जो मेहनत है लेक्चर अटेंड करने की ज़ाया हो जाती है। तो वो जो 6 घंटे आपने 2 महीने बाद जो जाके लगाने हैं, वो 6 घंटे में से 1.5 घंटा कल लगा लेना, आधा घंटा हफ्ते बाद लगा लेना, आधा घंटा महीने बाद लगा देना, तो 6 घंटे के बजाय आपको टोटल 3 घंटे लगेंगे और वो टॉपिक आपका बिल्कुल ऐसे ग्रिप में रहेगा, मुसलसल ग्रिप में रहेगा और आपको हाई कॉन्फिडेंस लेवल पे मेंटेन रखेगा आपको। अगर आपने टॉपिक आज पढ़ा, 1 महीना उसको हाथ ही नहीं लगाया, तो आपको आपके कॉन्शियस में ये बात है कि मुझे 1 महीना हो गया इस टॉपिक को पढ़े हुए, मैंने इसको देखा भी नहीं, मुझे इसकी एबीसी भी नहीं आती, तो आपका मोरल जो है वो डाउन है। लेकिन अगर 7 साल लेकर चल रहे हो तो आपका मोरल एक हायर लेवल पे है कि भाई मेरा ये टॉपिक भी तैयार है, मैं रेगुलरली रिवाइज उसको कर रहा हूँ। अच्छा जी, हमने कहा जी हमने टॉपिक्स को लेक्चर सुनने हैं, नोट्स या किताब पढ़नी है और बेसिक इलस्ट्रेशन परफॉर्म करनी है रेगुलरली। तमाम टॉपिक्स ये ऑल सेम रखिए, सिलेक्टिव नहीं होना। स्टडीज़ में रेगुलर रहना है, आप रेगुलर शेड्यूल के मुताबिक क्लासेस पढ़िए। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है जब से ये ऑनलाइन है, इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है, बच्चे अपनी कन्वीनियंस से अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा परसों कर लेंगे, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है, मेरे पास एक्सेस है, मैं जब चाहूँगा पढ़ लूँगा। तो भाई इट्स अ नेचुरल, लर्निंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। अगर आप इसको एक नेचुरल प्रोसेस के तहत, जैसे मैंने आपको कहा कि आज, कल, हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, इस रिपीटेड रिवीजन्स के थ्रू नहीं लेके चलोगे तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको जी मैंने 4 महीने में 6 घंटे के बजाय मैं आखिरी महीने में 6 घंटे दे दूंगा तो मेरी लर्निंग वही रहेगी। 4 महीने में जो 6 घंटे दे के आप लर्निंग लेते हो उसमें उसकी आपकी एब्जॉर्प्शन बहुत बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू आप 1 महीने में 6 घंटे दे के एक टॉपिक को लर्न करते हो। सो आपको बेहतर एब्जॉर्प्शन के लिए रेगुलर कंसिस्टेंट स्टडी चाहिए और वो स्टडी मे बी येस्टरडे से शुरू हो जानी चाहिए थी, नॉट टुमारो, नॉट टुडे, इट शुड हैव स्टार्टेड येस्टरडे। स्ट्रिक्टली फॉलो द गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय द लेक्चरर। ये एक बहुत अहम बात है बेटा, डूज एंड डोंट्स आपको रेगुलरली बताए जाएंगे आपको और आपको स्ट्रिक्टली उन पर अमल करना है। इसके बारे में मैं अक्सर एक छोटी सी क्लास में डिस्कशन में बात कह देता हूँ कि आप अगर किसी टीचर के पास जाते हो तो डेफिनेटली यू आर देयर फॉर अ रीज़न कि यू वांट टू लर्न एंड यू वांट टू पास दैट सब्जेक्ट। इट्स द सेम, जैसे खुदा न खास्ता आप बीमार हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप क्यों जाते हो भाई? क्योंकि आप डॉक्टर से इलाज करवा के उसकी दवाई लेके अपनी बीमारी को दूर करना चाहते हो। इसी तरह आप टीचर से गाइडेंस लेके अपना एग्जाम पास करना चाहते हो। अब जस्ट थिंक कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसको बताया जी मेरी ये बीमारियां हैं, उसने आपको 5 गोलियों की खुराक बना के दी, भाई ये 5 गोलियां आपने सुबह दोपहर शाम खानी है।
आपने वो गोलियां बाजार से खरीद भी ली, घर ले जाके देखें यार इसमें से 2 रंग मुझे पसंद नहीं आ रहे, एक हरा है और एक पीला, ये मुझे अच्छे नहीं लगते, लाल भी ठीक है, नीली भी ठीक है, सफ़ेद भी ठीक है, ये मैं खा लूँगा, लेकिन ग्रीन और येलो आई डोंट लाइक दैम, जस्ट थ्रो दैम, मैं बाकी 3 खाता रहता हूँ। तो वुड यू एक्सपेक्ट कि आप का इलाज सही तरीके से हो पाएगा और आप उस तरह रिकवर हो पाएंगे जैसे डॉक्टर ने प्लान किया? तो आंसर ही वेरी सिंपल, नो। शायद आप बिल्कुल उल्टा साहब हो जाता है कि आपको शायद डॉक्टर की थोड़ी सी साइंस पता हो, तो डॉक्टर जो मेडिसिन देता है वो कॉम्बिनेशन में देता है कि भाई ये मेडिसिन खाएंगे, उसको हम ख़ास एरिया पे काम करेंगे, लेकिन उस एरिया पे काम करने में से कोई एक अनोमली राइज होगी, उस अनोमली के लिए ग्रीन गोली थी। तो बाज़ का अगर आप नुस्खे के मुताबिक नहीं चलते तो अच्छाई की बजाय ख़राबी पैदा हो जाती है आप में। तो यही चीज़ बच्चे टीचर के साथ भी करते हैं कि टीचर ने कहा कि भाई ये 5 चीज़ें हैं, ये 7 स्टेप्स हैं, ये डूज एंड डोंट्स हैं, इनके मुताबिक चलना है। तो हर स्टूडेंट एवेल्युएट करता है भाई इनमें से कौन सा मुझे समझ आता है, कौन सा मुझे समझ नहीं आता, कौन सा मुझे अच्छा लगता है, कौन सा मुझे अच्छा नहीं लगता, उसके मुताबिक सिलेक्टिव हो जाते हैं डूज एंड डोंट्स में। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे यू कंप्लेन कि जी मेरा तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया, शायद टीचर का कोई कसूर था, खुदा ना खासा। तो वेरी लेस लाइक्लीहुड नेग्लिजेंस टीचर के एंड से भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के एंड से नेग्लिजेंस है। और वजह उसकी यही है कि आप जिस तरह सिलेबस में सिलेक्टिव स्टडी करते हो, अक्सर इसी तरह डूज एंड डोंट्स में भी सिलेक्टिव हो जाते हो कि भाई कौन सी बात हमने टीचर की सुननी है, कौन सी बात पे अमल करना है, कौन सी बात पे अमल नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे अगर समराइज करूँ इस एरिया को, बुक रीडिंग मैं फिर एम्फसाइज कर रहा हूँ, इट्स अ मस्ट। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मेरी समझ के मुताबिक आप कॉम्प्लेक्स सिनेरियो क्वेश्चन हैंडल नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं सकते, उनको प्लान नहीं कर सकते अगर आपकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड टॉपिक की अच्छी ना है। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कैसे अच्छी होगी? बुक रीडिंग से। और दूसरा वो तो बता ही दिया आपको कि भाई अब तो थ्योरेटिकल पार्ट्स क्वेश्चन भी आने हैं, उनको भी रिस्पॉन्ड करना है, तो उनको करने के लिए भी आपको बुक रीडिंग चाहिए। तो बुक रीडिंग आपको 2 तरह से हेल्प करेगी। एक, कॉम्प्लेक्स जो हमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 1.5, 2, 3 सफ़े तक बात का चले जाते हैं हमारे क्वेश्चन, देखेंगे आगे चल के पास पेपर्स में, उनको पढ़ना, उनको समझना, उनका आंसर प्लान करना। यू नीड टू हैव वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। देन थ्योरेटिकल पार्ट्स बगैर अच्छी बुक रीडिंग के ये तैयारी नहीं हो सकती। अच्छा जी, रिवीजन की थोड़ी सी मैंने बात की थी, तो मैं उसको ज़रा दोबारा यहाँ पे क्लियर कर दूँ। हमारे बच्चे न्यूमेरिकल पेपर्स में रिवीजन और प्रैक्टिस को लेके कंफ्यूज रहते हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस को लेके कंफ्यूज रहते हैं। बच्चों को ख्याल होता है कि रिवीजन के लिए किसी टॉपिक के 2 सवाल कर लिए जाएं या 4 सवाल कर लिए जाएं तो टॉपिक रिवाइज हो जाता है। दिस इज एब्सोल्युटली मिसकॉन्सेप्शन। हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का भी टॉपिक शुरू करेंगे ना, तो को 20 घंटे 25 घंटे हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ही पढ़ते रहेंगे, उसमें हमको 150 असूल पढ़ेंगे हम। आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग, बेतहाशा असूल पढ़ेंगे हम उसमें। अब आपका क्या ख्याल है, एग्जाम में जो सवाल आता है, एक सवाल, उसमें 150 के असूल टेस्ट होते हैं। 2 सवाल कर लोगे, 150 असूल सारे इसमें टेस्ट हुए होंगे। 4 सवाल कर लोगे, सारे 150 असूल उसमें 4 सवालों में टेस्ट हुए होंगे। आंसर इज नो। 150 असूल आपने चैप्टर में पढ़े हैं, सीखे हैं, क्लास में, किताब में पढ़े हैं, तो पहला 1 सवाल करोगे, उसमें 150 में से 10 असूल टेस्ट हो जाएंगे भाई। 2 कर लोगे, 6 ओवरलैप होंगे, 4 नए आ जाएंगे, टोटल 14 असूल रिवाइज हो गए। 3 सवाल कर लोगे, 20 असूल रिवाइज हो गए। 4 सवाल कर लोगे, 40 असूल रिवाइज हो जाएंगे। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 110 असूल, वो कहाँ से रिवाइज होंगे? और जब क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन करोगे तो सिर्फ सिलेक्टेड एरिया की रिवीजन होती है, वो सिर्फ उन एस्पेक्ट की रिवीजन होती है जो सवाल में टेस्ट हुए हैं। अब हमें क्या पता हमें एग्जाम में कौन से एस्पेक्ट आना है? तो वी नीड टू डू थॉरो रिवीजन। हमें थॉरो रिवीजन करनी है। थॉरो रिवीजन कहाँ से होती है? नोट से, किताब से, बेसिक इलस्ट्रेशन से। तो रिवीजन जब भी मैं कहूँ क्लास में, रिवीजन का मतलब है नोट्स पढ़ना, किताब पढ़ना, जहाँ से बेसिक असूल सीखे हैं आपने किसी भी टॉपिक के बारे में, उस बेसिक डॉक्यूमेंट को जाके पढ़ना, उन बेसिक डॉक्यूमेंट से जाके उन बेसिक इलस्ट्रेशन को जाके रीडू करना, दैट इज द रिवीजन। हाँ, प्रैक्टिस डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और CFAP 4 में इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दोनों चीज़ें बहुत अहम है। अगर आप में से काफ़ी बच्चे मुझसे CAF 8 लेवल पे भी शायद पढ़े हों, CAF 6 भी पढ़े हों, वहाँ पे मैं एडवाइस करता था कि भाई रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट
प्रैक्टिस में कोई कमी हो तो चलेगी, रिवीजन लर्निंग नहीं है, रिवीजन नहीं है, प्रैक्टिस जितनी मर्जी अंदाज की हो नहीं चलती। यहाँ पे थोड़ी सी मैं इस सब्जेक्ट की डिफिकल्टी कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से यहाँ पे इसको थोड़ा मैं स्टेटमेंट को मॉडिफाई करता हूँ। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट ये पार्ट वहीं का वहीं खड़ा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रैक्टिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैं जस्ट ये नहीं कहता कि एक मॉडरेट प्रैक्टिस, यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रैक्टिस चाहिए, रिवीजन भी तगड़ी चाहिए, बार बार करनी है, और प्रैक्टिस भी एक्सटेंसिव करनी है। उसकी वजह यह है कि कैफ लेवल पे सब्जेक्ट्स में ब्रेड्थ होती है, गहराई नहीं होती, टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, ज्यादा सारे हैं, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, टेस्टिंग लेवल इतना ज्यादा नहीं होता। तो अगर आपने थॉरो रिवीजन की हुई है, बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट को आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, तो चूंकि टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होनी, आप उनको आसानी से हैंडल कर पाते हो। लेकिन C5 लेवल पे टॉपिक्स में असूल भी बहुत ज्यादा है और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी बहुत ज्यादा है। तो असूलों को याद करने के लिए यू नीड रिवीजन, और कॉम्प्लेक्स लेवल पे इनकी टेस्टिंग को ग्रिप करने के लिए यू नीड एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। दोनों काम करने पड़ेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस करनी है हमने अनसीन क्वेश्चन की, ये भी एक मिस्ट्री है जी, कैसे की जाती है प्रैक्टिस, इस पर अलग एक हमारी स्लाइड आएगी, अभी हम उस पर बात करेंगे। तो हमें लर्निंग करनी है, मतलब लेक्चर के साथ डेली पढ़ना, रिवीजन करनी है वीकेंड पे, मंथ एंड पे, या 2 महीने के बाद रेगुलरली लेकर चलना है। कॉन्सेप्ट का कांटेक्ट आपके दिमाग से ना निकले, उसको लाइव रखना है दिमाग में, हर चैप्टर को टिक करके रखो, मैंने ये चैप्टर कब आखिरी बार रिवाइज किया था, कब इसकी ड्यू डेट नेक्स्ट है, उसके मुताबिक उसको रिवाइज करके चलो। रिवीजन मीन मेजर प्रिंसिपल्स को पढ़ लेना, उसके जो बेसिक असूल हैं उनको पढ़ लेना, दैट इज द रिवीजन। रिवीजन का मतलब मैं ये नहीं करूँगा 10 सवाल कर लो, क्लास में 6 सवाल कराए थे या 8 सवाल कराए थे, 10 सवाल कराए थे, सारे सवाल दोबारा करो, दिस इज नॉट द रिवीजन। रिवीजन मीन बेसिक असूलों को पढ़ना, गो थ्रू करना। अच्छा जी, इसके बाद रेगुलर, ये भी बहुत अहम पॉइंट है जी आपको C5 4 के लेवल पे। वैसे तो मैं कैफ लेवल पे भी इसको काफ़ी एम्फेसाइज करता हूँ, लेकिन C5 पे इसकी सिग्निफिकेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको मार्किंग स्कीम देखनी है, आपको एग्जामिनर कमेंट्स भी देखते रहने हैं। मार्किंग स्कीम आपको बताती है कि एक सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं, एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं, उसके एग्जामिनर ने कितने टुकड़े किए हुए हैं। बच्चे C5 लेवल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अक्सर बच्चों को मार्किंग स्कीम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसकी अंडरस्टैंडिंग के बगैर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं दी जा सकती। एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ने इसलिए ज़रूरी है कि उसमें एग्जामिनर बताता है कि डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन में व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स। आप एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ के उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि भाई ये मिस्टेक कॉमनली बच्चों से होती हैं, सो हमें इन मिस्टेक्स से बचना है। आपको मिस्टेक्स पता लग जाए, कॉमन मिस्टेक्स, तो आप खुद जब सवाल कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम में जब बैठे हो, इंटेंशनल एफर्ट करके उन मिस्टेक्स से आप बच जाते हो। लेकिन आपको कॉमन मिस्टेक्स पता हो तो ही इंटेंशनल एफर्ट कर पाओगे ना बचने की। तो मेक इट अ पॉइंट कि जब भी पास्ट पेपर प्रैक्टिस करें, मैं क्लास में भी कुछ ना कुछ आपको मार्किंग स्कीम या एग्जामिनर कमेंट्स शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, लेकिन यू शुड मेक इट अ हैबिट कि आप इसको रेगुलरली देखें। बाय द वे, ये मार्किंग स्कीम, एग्जामिनर स्कीम भी मेरी पिछली बुक में हिस्सा नहीं थे, लेकिन इस बुक में इन जो भी ये अवेलेबल है, जब से पास्ट पेपर्स की हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो भी टेक्स्ट बुक में हम जो हमारे नोट्स छप रहे हैं उसके एंड पे इनको भी शामिल कर दिया गया है। तो आपके लिए ये भी कन्वीनियंस रहेगी कि आप जब पास्ट पेपर करो, उसके अटैम्प्ट देखो, उस अटैम्प्ट के मार्किंग स्कीम, उस अटैम्प्ट की एग्जामिनर कमेंट्स जाके बुक के एंड पे ज़रूर देखा कीजिए, हैज़ अ हैबिट। सिग्निफिकेंस के लिए ये जैसे एक छोटा सा मैं आपसे सैम्पल शेयर कर रहा हूँ मार्किंग स्कीम का। अब मैं इसकी रिक्वायरमेंट शायद आप लोगों को इतना समझ ना आए, नहीं पढ़ी होगी आपने, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ता, लेकिन डिटर्मिन XYZ जो भी उसने डिटर्मिन करने को कहा है, उसमें एक पार्ट के 18 नंबर है। डिटर्मिन शेयर एक्सचेंज रेशियो चलें, which must be offered to SL shareholders to gain their acceptance. Also assess whether this ratio would be acceptable to IL shareholders or not. एक एक्सचेंज शेयर रेशियो डिटर्मिनेशन है और एक कमेंट्स है, एक कमेंट है। तो बेसिकली डिटर्मिनेशन एंड कमेंट 18 मार्क्स। अब ये 18 मार्क्स के एग्जामिनर ने हिस्से कितने किए हैं जी, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 मार्क्स का स्टेप है। मार्किंग स्कीम हमें क्या बताती है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में? बाय नाउ काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को क्लियर नहीं है। मार्किंग स्कीम ये बताती है कि देयर आर डिफरेंट कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड
टू रीच एट दिस कंक्लूजन। हमसे देखिए मांगा क्या है, डिटर्मिन द शेयर एक्सचेंज रेशो। शेयर एक्सचेंज रेशो पे पहुंचने के लिए आपको 1, 2, 3, 4, 5 कैलकुलेशन करोगे तो छठी कैलकुलेशन है वो जो एग्जामिनर ने हमसे आंसर मांगा हुआ है, और एंड में उसने असेस जो कहा ना, ये 1 नंबर का ये कंक्लूजन है, ये असेसमेंट है 1 नंबर की। अब मार्किंग स्कीम की सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको क्या बता रही है कि भाई हर कैलकुलेशन इंडिपेंडेंट है, हर कैलकुलेशन के मार्क्स पिछली कैलकुलेशन से इंडिपेंडेंट है। अभी हमने चीजें इतनी ज्यादा डिटेल में पढ़ी नहीं, लेकिन मैं आपको चलें, स्टेप नंबर 1 आप परफॉर्म करेंगे, ठीक किया 2 नंबर, गलत किए 0। अब स्टेप नंबर 1 में जो इंफॉर्मेशन आनी है उसी ने ही इस स्टेप नंबर 2 में, इस कैलकुलेशन में यूज होना है। स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब क्या होता है कि भाई ये स्टेप गलत हुआ, इसके नंबर काट के, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को लेके यहां पे कैलकुलेशन आपने सही असूलों के मुताबिक कर दी, ये 2 नंबर मिल जाएंगे। पिछली स्टेप की गलती के नंबर आगे कैरी नहीं होते। यहां पे पहला स्टेप गलत तो आगे सारी वैल्यू गलत आने वाली है ना, लेकिन अगर आगे सारे स्टेप्स में आपने प्रिंसिपल ठीक अप्लाई किया तो आपको आगे सारे नंबर मिलते जाएंगे। आप 18 में से 16 नंबर ले सकते हो। जवाब नहीं होता सवाल का, हम ये नहीं कह सकते मेरा जवाब गलत आ गया, मेरी रेशो गलत आ गई तो मेरे नंबर 0 हो गए, ऐसा नहीं होता। जवाब के नंबर नहीं है, जवाब तक पहुंचने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं छोटे छोटे। हर स्टेप पे आपका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है और उस कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग हो रही है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको नंबर मिल रहे हैं। वैल्यूज आपकी पहले स्टेप से गलत हो जाएं कोई इशू नहीं। यहां से इस मार्किंग स्कीम की इंप्लीकेशन मैं आगे चल के मजीद एलैबोरेट करूंगा, बट यू मस्ट हैव अ लुक एट दिस। इससे आपको अंदाजा होता है कि भाई हर स्टेप पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मैक्सिमम कहीं जाकर 4 नंबर आ रहे हैं, तो हमारे मार्क्स बटे हुए हैं। हमें जो स्टेप्स हम ठीक कर रहे हैं उसका नंबर मिलेंगे, जो स्टेप गलत करेंगे सिर्फ उस स्टेप के नंबर कटेंगे। एक स्टेप गलत होने से अगली वैल्यूज गलत आने वाली हैं, लेकिन अगली वैल्यूज गलत आने से अगली स्टेप के नंबर नहीं कट जाते, ध्यान में रखिएगा। ये इसी तरह एग्जामिनर कमेंट्स भी एक सैंपल मैंने लाया था, लेकिन ये इसको आप मेनली आपको हैबिट बनानी है पढ़ने के लिए। जैसे इसमें वो बताता है एग्जामिनर कि भी ओवरऑल परसेंटेज क्या रही बच्चों की, 42% बच्चे इस क्वेश्चन में पास हुए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट सीम टू हैव कंप्लीट आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एरिया। ये टॉपिक है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट का नहीं पता था, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात की कि अगर आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया ना हो तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सिनेरियोज आप समझ ही नहीं पाते। आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया बुक की रीडिंग से इस्टेब्लिश करना होता है। कोई इसी तरह आगे अगर बात करें, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू एडवाइस द बेस्ट इंटरेस्ट, मैनी कैंडिडेट्स इग्नोर्ड द बैंक्स फी करेक्टली कैलकुलेटेड, मैनी कैंडिडेट बट द बेसिस, स्पेसिफिक टॉपिक के रेफरेंस इश्यूज हैं, लेकिन इन शॉर्ट आप जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे आपका टॉपिक का नॉलेज भी होगा, आप उस टॉपिक के नॉलेज के साथ जब सवाल करते हैं तो इन एरर्स को, स्टूडेंट्स की गलतियों को आप समझ पाते हैं। तो ये चीज़ आपने एज अ प्रैक्टिस लेके आनी है, अपनी हैबिट में इसको शामिल करने हैं कि आप इसको इस अंदाज में ही लेके चलें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एरिया हमारा है एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। तो वी टेक अ स्मॉल ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में जो आगे हमारा एरिया है हम उसको डिस्कस करते हैं, ओरिएंटेशन का। अच्छा जी, पास्ट पेपर्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना एक बहुत ही अहम काम है हमारे BFD में, बल्कि किसी भी फाइनल लेवल के न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर में। अब तो खैर थ्योरी पेपर में भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया प्रैक्टिस करना, लेकिन अक्सर बच्चों को हमें प्रैक्टिस करनी अनफॉर्चुनेटली आती नहीं है। प्रैक्टिस करने का मकसद क्या है, उस मकसद का ही नहीं पता होता, तो जब मकसद का नहीं पता तो हसूल की कोशिशें सारी नाकाम चली जाती हैं। प्रैक्टिस करने के मकासद मेरे हिसाब से आपके क्या बनने चाहिए, क्या क्या चीज़ें सीखना आपका टारगेट होना चाहिए। सबसे पहले आपकी रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप सवाल को पढ़ के उसको समझने की ताकत हासिल करें। स्टेप नंबर 2, उसकी प्लानिंग करना आंसर की।
कि मतलब उस सवाल का जवाब हमें किन स्टेप्स को, किन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके लेना है और उसका जवाब किस फॉर्मेट पे होना चाहिए। और तीसरी चीज़ आती है जी एग्जीक्यूशन, कि जो हमने प्लान क्वेश्चन को समझा, फिर अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए उसका प्लान डेवलप किया, फिर उसको एग्जीक्यूट करना। यहाँ पे अब इशू क्या आता है कि हमारा बच्चा जो ज़्यादातर प्रैक्टिस कर रहा है उसका सारा फोकस इस पे होता है, क्योंकि प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन पढ़ा जाता है, क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता, फाइनल लेवल क्वेश्चन है, आप अभी एक दफ़ा दो दफ़ा टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको समझ नहीं आता सवाल, आप बजाय इसके कि उसकी रीडिंग पे तवज्जो कीजिए, टॉपिक की रिवीजन पे तवज्जो कीजिए, आप उसका जवाब देखते हैं और जवाब से आपको सब चीज़ें पता लग जाती हैं। ये सारी चीज़ आपको पता लग जाती है कि शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ से करना है, फॉर्मेट में रोज़ होंगी, कॉलम होंगी, फार्मूलाज कौन से लगेंगे, स्टेप्स कौन से लगेंगे, सब पता लग गया। तो जब पता लग गया छाप दिया उसको और खुश हो गए, हमने 1 सवाल कर लिया, 2 सवाल कर लिए, 4 कर लिए, 100 कर लिए। और समहाउ हम गिनती पूरी करके खुश करते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, ये मैंने 5 सालों के सवाल कर लिए, मैंने 10 सालों के सवाल कर लिए। यहाँ पे ये ध्यान में रखिए, आपको सवाल करने का खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो रहा अगर आपके सामने ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए आप सवाल नहीं कर रहे। हमें सवाल घर पे प्रैक्टिस करते हुए उस अंदाज में करने हैं, अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करना है जो 3 घंटे 15 मिनट में हमने फेस करनी एग्जामिनेशन हॉल में। क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आई तो दोबारा पढ़ो, नहीं समझ आई तीसरी दफ़ा पढ़ो। शुरू में हो सकता है आपको सवाल 4-4, 5-5 दफ़ा पढ़ना पड़े। मेरे हिसाब से टारगेट आपका होना चाहिए 3 दफ़ा सवाल पढ़ के समझ आ जाए। 3 दफ़ा से कम पढ़ के सवाल को अटैम्प्ट करना मुझे लगता है नालायकी है। बहुत ज़्यादा आपका एरर रेट रहेगा और बहुत गलत डायरेक्शन में आप सवाल को हल करने चल पड़ेंगे अगर आप 3 दफ़ा से कम पढ़े बगैर सवाल को हल करने जाएंगे। अच्छा, इस सवाल को हमें प्रैक्टिस कैसे करने हैं ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, तो जो से ज़रा बात सुन लीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ द की टू सक्सेस। लर्निंग सारी अपनी जगह, रिवीजन अपनी जगह, लेकिन अगर प्रैक्टिस ऐसे नहीं की तो सारी लर्निंग रिवीजन डाउन द ड्रेन चली जाएगी। जितनी मर्जी अच्छी लर्निंग है, जितनी मर्जी अच्छी रिवीजन है आपकी, सारी डाउन द ड्रेन, गटर में जाएगी अगर प्रैक्टिस ऐसे नहीं की हुई आपने। तो प्रैक्टिस कैसे करना है जी, सवाल को पढ़िए उसकी रिक्वायरमेंट से, फिर कहानी समझिए और मल्टीपल रीडिंग 3 दफ़ा टारगेट है। देन आंसर को प्लान कीजिए, सोचना शुरू कीजिए कि भाई मैं इसका आंसर किन असूलों के तहत, किन फार्मूलाज की मदद से, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, उसके बारे में सोचिए, फैसला कीजिए, जहन को थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए, इस सोचने में जहन को इस्तेमाल कीजिए। देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, सवाल पढ़ते हुए देखते हुए आपको लगे यार कुछ वर्किंग हम कर सकते हैं और कुछ स्टेप्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जो हम नहीं कर सकते। ये बहुत ही एक अहम पॉइंट है। CFAP 4 लेवल पे शायद ही कोई सवाल आपको ऐसा मिले जो आप परफेक्ट करने की पोजीशन में हो। इट्स अ वेरी एडवांस लेवल पेपर, इसमें चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड अंदाज में आपको टेस्ट की जाती हैं। शायद ही कोई सवाल ऐसा आपको आता हो एग्ज़ाम में मिले जो आपको परफेक्ट आता हो, मतलब हर स्टेप्स, हर इंफॉर्मेशन पे आपके पास उसका जवाब हो। प्रोबेबिलिटी यही है कि आपको हर सवाल में कुछ ना कुछ नहीं आता होगा, कहीं ना कहीं पॉइंट पे फंस रहे होगे कि भाई इसमें पॉइंट नंबर 3 की ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रही, इसमें 2 और 4 की समझ नहीं आ रही, यहाँ पे 1, 7, 8 की ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रही। तो ये आपको क्वेश्चन को जब हम पढ़ रहे हैं बार बार, जब हम क्वेश्चन के आंसर की प्लानिंग कर रहे हैं, उसी दौरान हमें फैसला करना होता है भाई कौन कौन सी वर्किंग हम परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सी हम परफॉर्म नहीं कर सकते, और जब परफॉर्म नहीं कर सकते उनके साथ भाई ये सलूक करना है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको मार्किंग सीन में क्या बता रहा था, भाई स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करेंगे तो स्टेप नंबर 2 करेंगे ना। अब स्टेप नंबर 1 ही परफॉर्म नहीं किया तो स्टेप नंबर 2 कैसे करें? तो भाई स्टेप नंबर 1 नहीं आता, ये नहीं कि सवाल नहीं करना, हम स्टेप नंबर 1 की वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, उस अज्यूम्ड वैल्यू से स्टेप नंबर 2, 3, 4 ऑनवर्ड चल पड़ेंगे ताकि हमसे सिर्फ स्टेप नंबर 1 के नंबर कटें। लेकिन अगर हम आदी नहीं हैं इस चीज़ के, हम आदी हैं किस चीज़ के कि भी सवाल पढ़ेंगे, सवाल नहीं आता होगा, सोल्यूशन से हेल्प ले लेंगे, सोल्यूशन से समझ के देख के परफेक्ट सोल्यूशन देंगे। तो भाई ये परफेक्ट सोल्यूशन देने की आदत ना एग्जाम में बड़ी किलिंग हो जाती है,
क्योंकि एग्ज़ाम में आपने कोई सोल्यूशन परफेक्ट देना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास कोई सोल्यूशन अवेलेबल होना ही नहीं हेल्प के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, जब सोल्यूशन हेल्प के लिए अवेलेबल नहीं होता तब फंस जाते हो। अज्यूम करके फिगर नेक्स्ट स्टेप को परफॉर्म करना और सवाल को कंप्लीट करना आपसे एग्जाम में नहीं होगा अगर आपने ये काम घर नहीं किया हुआ। तो घर पे जो चीज़ आपको आदत डालनी है, आपको सवाल पूरा आता है पूरा कीजिए, 70% आता है 70% परफॉर्म कीजिए, 30% वैल्यूज अज्यूम कीजिए, सवाल पूरा ही करेंगे हम। आपको 50% चीज़ों की ट्रीटमेंट समझ आ रही है, 50% चीज़ों की ट्रीटमेंट परफॉर्म कीजिए, 50% चीज़ों की वैल्यूज अज्यूम कीजिए, सवाल पूरा करें। So this is the skill that you need to perform and learn through practice, क्योंकि यही आपने एग्जाम में करना है भाई। जो एग्जाम में करना है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में अपने सोल्यूशन दे के जवाब नहीं देना। तो काइंडली सोल्यूशन दे के जवाब देने की प्रैक्टिस ना कीजिए। एग्जाम में सोल्यूशन, आप घर पे सोल्यूशन देख के जब जवाब करते हो ना, तो यू बिकम एक्सपर्ट ऑफ डूइंग दैट क्वेश्चन ओनली या सिमिलर क्वेश्चन ओनली। एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन नहीं आते, कम से कम 5 सवाल आएंगे, 5 में से शायद कोई एक आध आपको लगे कोई देखा बाला है, देखा बाला लगता है, होता वो भी नहीं है, लेकिन 4 तो बिल्कुल ही नए सवाल होते हैं जो आपने पहले कभी देखे सुने नहीं होते। ये पेपर सेटर दे मेक श्योर दिस हैपन, और बाय नाउ आपको तजर्बा हो चुका होता है कि ऐसा ही होता है भाई, हमें देखे वाले सवाल नहीं आते। तो सिर्फ 5 पेपर्स को सोल्यूशन से देख कर करना, देखे हुए सवाल करने के एक्सपर्ट बनते हो, जो कि हमें नहीं आने। अनसीन क्वेश्चन करने का एक्सपर्ट बनना है तो फिर ये काम करना है भाई। और इसमें आखिरी स्टेप के भाई, आपने अननेसेसरली टाइम ज़ाया नहीं करना। मैंने अभी मार्किंग स्कीम आपसे शेयर की, हर स्टेप 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर मैक्सिमम तक गया था, लेकिन नॉर्मली 4 नंबर तक बड़ा रेयर स्टेप जाता है। नॉर्मली 1 नंबर 2 नंबर के स्टेप होते हैं। आपको पता होना चाहिए स्टेप नंबर 1 मुझे समझ नहीं आ रहा, तो 1-2 मिनट सोचो, समझ आ जाए कर लो, नहीं समझ आया तो वैल्यू जिम करके स्टेप नंबर 2 पे जाओ, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट करना इज द टारगेट। परफेक्ट नहीं होता कोई वरी नहीं है, क्योंकि हमें 100 में से 50 नंबर लेके पास होना है। इसका मतलब क्या है कि 50 नंबर लूज भी करते हैं तो पास हो जाते हैं। तो भाई 100 नंबर पूरा कर लो तो 50 का मार्जिन आ जाएगा गलती का, 50 की गलतियां हुई तो पास है। तो कोई बात नहीं, 10, 15, 20 की जम्पशनें हैं, 5, 10, 15 की गलतियां भी हो जाएंगी, तो 30, 35, 40 काट ले एग्जामिनर 100 में से। लेकिन 100 का करोगे तो 40 का कटेगा तो पास होते हो। अगर किया ही 75 का, उसमें से 35 कट गए तो फिर कहाँ से पास हो गए। और मेन इशू BFD में यही आता है, रिसेंट टेप में भी यही इशू आया था। एक सिर्फ कॉमन बच्चों को चैलेंज आता है, जो बच्चा पढ़ के जाता है सही तरह, जो बच्चा आदी होता है इस तरह अंदाज में प्रैक्टिस करने का, तो उसको शायद वो चैलेंज भी नहीं आता। जैसे मुझे इस वक्त कई दफ़ा बच्चों से बात हुई, अक्सर बच्चे इस पेपर को 85-90 का कर पाए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो इस पेपर को 100 का अटैम्प्ट कर पाए। जैसे मैं एडवाइस करता हूँ, मैं 100 का अटैम्प्ट करने का मतलब ये नहीं समझता कि 100 का पूरा सही करना है, 100 का करना है। जो आता है कर लेना, जो नहीं आता अजम्पशन लेके बाईपास कर देना। पेपर पूरा कर दो, सवाल सारे पूरे कर दो, ताकि 100 नंबर का पेपर किया होगा तो 50 नंबर की गलतियों की गुंजाइश निकल आएगी, मार्जिन ऑफ एरर आ जाएगा। तो ये जनाब सबसे मुश्किल एरिया है लेके चलना। अगर आपने इस अंदाज में तैयारी नहीं की तो ये आपका पेपर पास होना मुश्किल हो जाएगा। बल्कि इसके रेफरेंस में मैं एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ। अक्सर क्लासेस में डिस्कस करता हूँ अपने एक स्टूडेंट की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट था, ये सिमिलर अप्रोच, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, एनालिटिकल सब्जेक्ट, सोच समझ के करने वाला पेपर, और BFD से टफ समझा जाता था। BFD का रिजल्ट तो अच्छा है, वो जो मैंने कहा था 4% रिजल्ट आया, वो मैक का रिजल्ट ही था। तो BFD का कभी इतना बुरा रिजल्ट नहीं आया। एक स्टूडेंट था मेरा, एक सब्जेक्ट उसका रह गया था मैक, क्वालिफिकेशन से एक सब्जेक्ट के फासले पे था। उसने मुझसे पढ़ा, फाइनल पेपर दिए और उसकी दुबई जॉब होगी, दुबई चला गया। रिज़ल्ट आया, दुबई से फ़ोन आया, सर मैं फ़ेल हो गया हूँ, क्या करूँ। मैंने उससे पूछना पहले क्या किया था, अच्छा अब इसको इस तरह इम्प्रूव कर लो, ये गैप ला कर इन गैप को दूर करो। खैर उसने रिज़ल्ट से लेके पाकिस्तान आने तक वहाँ पे रहा। पाकिस्तान आया, पेपर से 10 दिन पहले फिर एक बार मुझसे पर्सनली मिला, सर मुझे लास्ट फ्यू डेज़ की एडवाइस दे दीजिए। फिर समझाया उसको, भाई इन चीज़ों का ख्याल रखना आखिरी 10 दिनों में, और एग्ज़ाम टेक्निक में इन चीज़ों का ख्याल रखना। वही बातें जो मैं भी आपसे कुछ कर रहा हूँ कुछ करूँगा। उसको रिफ्रेशर दिया सारा, उसने पेपर दिया, जाके पेपर दे के फिर दुबई चला गया। फिर रिजल्ट वाले दिन फ़ोन आया, सर फेल हो गया। ये कुछ 5-6 दफ़ा ये हरकत उसने की, एक सब्जेक्ट उससे नहीं पास हो रहा। इन्हीं दौरान एक ऐसी अटेम्प्ट भी आई जिसमें उस पेपर का रिजल्ट कोई 39 या 40% तक गया, जो रिकॉर्ड हाई था, उसमें भी उससे पेपर पास नहीं हुआ।
लेकिन शायद इमीडिएट नेक्स्ट अटैम्प्ट में ICAP का रिजल्ट 4 या 5% रहा, जो मैं अभी आपसे शेयर करता एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें वो बच्चा पास हो गया। अब मुझे बड़ी हैरत अंगेज़ खुशगवार हैरत हुई कि भाई 40% रिजल्ट पे पास नहीं हुआ, 4% रिजल्ट पे पास हो गया, टफ पेपर पे पास हो गया, आसान में पास नहीं हुआ, किया क्या इसने। अब उसकी कॉल आई बताने के लिए, मैंने स्पेशली उससे सवाल ये पूछा कि भाई मुझे बताओ कि तुम 40% रिजल्ट वाले पे फेल हुए थे, इस 4% में पास हुए, क्या किया तुमने ख़ास। उसने कहा जी सर सिर्फ ये चीज़ की है, पहले पेपर में मैं परफेक्ट सोल्यूशन करने जाता था और उस चक्कर में फंस जाता था और मैं पेपर ही पूरा नहीं कर पाता था। मेरा दिल चाहता था मैं जो काम करूं परफेक्ट करूं। आखिरी दफ़ा मैं सारी बातें आपकी मानता था, ये बात मुझसे नहीं मानी जाती थी कि भाई जहाँ फंसो जमशे लेके सवाल पूरा कर दो। कहते ये बात मुझसे हजम नहीं होती थी। मैं प्रैक्टिस भी घर पे भी नहीं कर पाता था और एग्ज़ाम में तो फिर मुझसे ये मेरे हाथ कांपते थे चीज़ों को ज़ूम करते हुए आगे चलते हुए। आखिरी टाइम में मैं इतनी ज़्यादा फेल हो चुका था, मैंने कहा ये भी करके देख लेते हैं। सब कुछ तो बात मान लिया सर की, ये बात भी मान लेते हैं। तो मैंने सिर्फ एक चीज़, तैयारी मेरी पिछले से कम थी, रिवीजन कमज़ोर थी, प्रैक्टिस भी कम थी, लेकिन सिर्फ एक टेक्निक मैंने अडॉप्ट की, गया पेपर पूरा करना है इस वक्त, एंड ही पास माशाल्लाह। और इस वक्त बेतहाशा बच्चे ऐसे हैं जो इस अप्रोच से चलते हैं और पास होते हैं। और दिस इज़ द की बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम घर से ये आदत डालोगे तो चलोगे। घर पे हो सकता है पहला सवाल करो एक टॉपिक पे, आपके उसमें से 10 या 20% नंबर ठीक आए, सवाल कर लो पूरा, फिर सोल्यूशन ज़रूर देखो कहाँ गलतियाँ थी, कहाँ जमशन थी, क्या करना चाहिए था, फिर ठीक करो अपने आप को, लेकिन सवाल पूरा करने के बाद। तो ये जनाब प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये अब ज़रा थोड़ी सी ऑनलाइन के रेफरेंस से थोड़ी बात कर लें। आप सब लोगों को जैसे पता है कि अब दिसंबर में इंशाअल्लाह CFAP के एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होने जा रहे हैं। फिर ऑनलाइन का वर्ड भूल गया मैं, कंप्यूटर बेस्ड होने जा रहे हैं। MSA हो चुका कंप्यूटर बेस्ड और CFAP भी अब कंप्यूटर बेस्ड होने जा रहा है, तो BFD भी ऐसे ही है। अब इसकी इम्प्लीकेशन हमारी लर्निंग, रिवीजन, प्रैक्टिस पे क्या आने वाली है। तो भाई जहाँ तक तो बात है ना लर्निंग की और रिवीजन की, तो मुझे लगता है उस पर कोई इम्प्लीकेशन हमारी नहीं आने वाली। लर्निंग जैसे हम लेक्चर सुनते हैं वैसे आप सुनोगे, किताब पढ़ते हो किताब पढ़ोगे, इलस्ट्रेशन करते हो इलस्ट्रेशन बेशक रजिस्टर पे हाथ से ही कर लेना। मेरी समझ के मुताबिक जो फ़र्क पड़ेगा, जो पढ़ना चाहिए वो आपको पढ़ना चाहिए इस लेवल पे कि पास पेपर क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस करने हैं वो आप उस एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करो जिस एनवायरनमेंट में आपने एग्जाम में देने हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी बेहतर होगा। इसके लिए ICAP ने ऑलरेडी आप लोगों के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, उस सॉफ्टवेयर की एक लर्निंग के लिए ये लिंक है, इस पर वीडियो अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाके उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। आपके स्टूडेंट के जो डेजिग्नेटेड पोर्टल है वहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं। जैसे मैं बल्कि वो पोर्टल की एक समरी, ये एक्सट्रैक्ट यहाँ बनाया हुआ है, जैसे देखें तो ये जनाब आपका एक एक्सट्रैक्ट है, इसका लिंक ये है, ये इसका लिंक है। इसको आपके स्टूडेंट सेक्शन में जाएं तो वहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट फॉर CFAP MSA एग्जामिनेशन के नाम से ये चीज़ पड़ी हुई है। इसमें आपको हाउ टू रन द प्रैक्टिस टेस्ट एक फ़ाइल अवेलेबल है। प्रैक्टिस टेस्ट आप डाउनलोड करेंगे, इसमें तमाम MSA और तमाम CFAP के एक एक फुल फ्लैज पेपर अवेलेबल है। जैसे BFD का पेपर मैं रिव्यू कर रहा था तो यहाँ पे हमें अवेलेबल है। तो मुझे लगता है एक आप वीडियो देखिए जिसमें सॉफ्टवेयर की यूज़ के बारे में आपको गाइडलाइन दी गई, सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है, एग्ज़ाम में आपको इसको कैसे प्रेजेंट करना है। और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर अभी ICAP ने हमें सिर्फ एक टेस्ट दिया है जिसमें क्वेश्चन पेपर भी है, जिसमें आंसर प्रोड्यूस करने की जगह भी है। तो आप इस वीडियो से इसको फॉलो कर सकते हैं और इसके बाद इस लिंक पर जाके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपनी पास रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको इस गाइडलाइन के मुताबिक अपनी तमाम एग्जामिनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को मैनेज करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर रहेगा कंप्यूटर पे। कोशिश करें लर्निंग बेसिक इलस्ट्रेशन रजिस्टर पे करें, जैसे आप यूज टू हैं जिस लर्निंग से, पहले उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लें। लेकिन एग्जाम लेवल प्रैक्टिस अगर कंप्यूटर पे ना की तो मुझे लगता है बहुत मज़े का काम नहीं रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको स्पीड भी चाहिए, एफिशिएंसी भी चाहिए, लो एरर रेट भी चाहिए। वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप उस एनवायरनमेंट में अपने आप को डालें ना। तो एज़ फार एज़ क्लासरूम इज़ कंसर्न, तो क्लास में मैं ज़्यादातर सवाल तो बोर्ड पे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इन सॉफ्टवेयर पे भी क्वेश्चंस की डिस्कशन हमारे क्लासरूम प्लान का हिस्सा रहेगी, ताकि आपको थोड़ी डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाए, कुछ गाइडेंस मिल जाए कि आपने इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आपने
ये जो बेसिकली एक्सेल और वर्ड ही हैं, इनको लेके कैसे आपने अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमारे प्लान का हिस्सा रहेंगे। क्लास में कोशिश करेंगे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इस प्लान के मुताबिक भी एग्ज़ाम लेवल डिस्कशन करके वीडियोज़ उनकी आपसे शेयर कर ली जाएँ, ताकि आपको वहाँ से गाइडेंस रहनुमाई मिल जाए और उसके बाद आप चल सकें। अच्छा, अभी तो जो हमें सॉफ्टवेयर मिल रहा है ना, उसमें एक ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर फीड है, हम उस क्वेश्चन पेपर को उसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट वो चूँकि मॉक है तो मुझे लगता है कि वो मॉक को उसमें करना फ़िलहाल आप लोगों की कैपेसिटी नहीं होगी। तो आप लोगों को तो बेसिकली एक डेमो सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप इस वीडियो से समझ के वो डेमो सॉफ्टवेयर के तौर पर एक्सेल और वर्ड को टेम्परेली यूज़ कर सकते हो टिल द टाइम आई कैप मेक्स दैट डेमो सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर योर होम प्रैक्टिस। तो हम कोशिश करेंगे आई कैप से कि वो आपको डेमो सॉफ्टवेयर अवेलेबल करें, ताकि आप अपनी मर्ज़ी से उस सॉफ्टवेयर में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहें वो कर सकें। तो लेकिन जब तक वो अवेलेबल नहीं है, आप एक्सेल और वर्ड की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो से गाइडलाइन लेके आप एक्सेल वर्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इस पे मैं मज़ीद इंशाअल्लाह वीडियोस बना के आपसे मैं शेयर कर लूँगा। बट मैंने जैसे पहले कहा था, ऑनलाइन एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का हो जाना कोई ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि सब बच्चों के साथ होने जा रहा है और सिर्फ इट विल रिक्वायर सम प्रैक्टिस। और मुझे लगता है कि BFD लेवल पे आते आते आप अक्सर बच्चों की ये सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट होती है, आपके आर्टिकल का ठीक ठाक टाइम गुजर चुका होता है और आप एक्सेल वर्ड पे हैंड्स ऑन हो चुके होते हो, ठीक है। तो आपके लिए शायद CFAP को कंप्यूटर बेस्ड देना इन द लॉन्ग रन आसान रहेगा, लेकिन बहरहाल चूँकि एक नई चीज़ है, जहन थोड़ा रेजिस्ट करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इसको मैनेज कीजिएगा और जहाँ गाइडेंस हेल्प चाहिए होगी मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ और आई विल बी अवेलेबल। अच्छा, इन द एंड अगर हम समराइज़ करें तो हमें लर्निंग, रिवीजन, प्रैक्टिस करनी है और हमने ख्याल रखना है कि कहीं पे सवालों में हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो बिज़नेस सेंस शुड प्रिवेल। पास होने के लिए आपको सब कुछ नहीं करना होता, परफेक्ट आंसर नहीं देना, बल्कि आपको बेस्ट देना है जो आप कर सकते हो। पास होने के लिए परफेक्ट आंसर नहीं देना, यू नीड टू डू द बेस्ट व्हाट यू कैन डू। तैयारी अच्छी है, रिवीजन अच्छी है, प्रैक्टिस रीजनेबल अच्छे अंदाज में की हुई है, एग्ज़ाम में जाके फिर जो बेस्ट कर सकते करो, मतलब कंप्लीट पेपर करना। डूज एंड डोंट्स के मामले में क्लियर रहें, जो पार्ट्स कर सकते हैं उनको अटैम्प्ट कीजिए, जो नहीं कर सकते उन पे टाइम वेस्ट ना करें। ये बहुत अहम चीज़ है जी। अक्सर बच्चे जो कहते हैं ना, एक वाहिद कंप्लेंट हमें आती है CFAP में, ये पेपर बड़ा लेंथी था। उस लेंथी होने की वजह मेनली ये रहती है कि आप कुछ ऐसी कैलकुलेशंस में इंगेज हो जाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो, जो शायद आपकी पहुंच से बाहर हैं, लेकिन परफेक्ट सॉल्यूशन के लालच में आप उन पे अननेसेसरी टाइम लगा देते हो। तो जो बच्चा इसको अवॉइड कर जाएगा, टाइम वेस्टेज को अवॉइड कर जाएगा, वो पेपर भी पूरा कर जाएगा। पूरे से मुराद मैं बता चुका हूँ, ठीक है। पेपर भी पूरा कर जाएगा और इंशाअल्लाह पास भी हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट का इशू भी नहीं आएगा। अच्छा, ये तो रिवीजन, लर्निंग, प्रैक्टिस की कहानी होगी। जैसे मैंने कुछ क्लासरूम का पैटर्न आपसे शेयर कर लिया, कुछ आपको गाइडलाइन दे दी आपके घर पे रिवीजन प्रैक्टिस की क्या होनी चाहिए। अब हम बिल्कुल एंड में एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के रेफरेंस से बड़ी ब्रीफ सी मैं बात करूँगा, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे सिलेबस के दौरान हमारी इस पर बात होती रहेगी। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले हिंट इसकी सिग्निफिकेंस बता दिया कि भाई असला इकट्ठा कर लिया, लेकिन जंग की स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो जंग नहीं जीती जा सकती। बल्कि कहा तो जाता है कि अगर एक जज्बा अगर आपके पास है और वॉर जो जंग की स्ट्रेटजी अगर आपके जहन में है, तो आप शायद असला कम भी है तो ताकतवर दुश्मन को हरा दोगे, लेकिन असला ज़्यादा है, जज्बा नहीं है, वॉर स्ट्रेटजी नहीं है, तो जंग जीतना मुश्किल है। तो इसलिए हमें सिर्फ तैयारी नहीं करनी, हमें वॉर स्ट्रेटजी, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी पे भी काम करना है, उसके बारे में भी सोचता रहना है। हम जब भी पढ़ रहे हैं, जब भी रिवीजन कर रहे हैं, जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें ध्यान में होना चाहिए हम तैयारी कर किस चीज़ के रहे हैं। भाई वो 3 घंटे 15 मिनट के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे दुनिया में हम नेक अमाल करते हैं तो किस लिए करते हैं? आखिरत के लिए भी, जन्नत में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर हमने जजमेंट डे में कामयाब होने हैं इसलिए तैयारी कर रहे हैं, भाई अच्छे बुरे अमाल के हिसाब से चल रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि भाई अल्टीमेट टारगेट आपको ध्यान में रखना है, भाई मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस क्यों कर रहा हूँ 3 घंटे 15 मिनट के लिए। तो जैसे 3 घंटे 15 मिनट में सबसे अहम चीज़, इफ़ यू डोंट हैव अ फ्रेश माइंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू डू वेल इन द एग्जाम। फ्रेश माइंड कहाँ से आएगा? जब आप प्रॉपर नींद 7-8 घंटे की लेकर पेपर देने जा रहे हो। छोटी छोटी बातें होती हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे चल के बार बार करेंगे, लेकिन ये मैटर करती हैं आपकी परफॉर्मेंस में। 7-8 घंटे नींद देकर जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस लेवल कुछ और होगा।
सोए बगैर जाएंगे, 1-2 घंटे नींद के साथ जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस लेवल कुछ और होगा। प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाओगे, ग्लूकोज दिमाग को मिल रही होगी, एनर्जी लेवल कुछ और होगा। खाना खाए बगैर गए हो, दिमाग को ग्लूकोज नहीं मिल रही, दिमाग की परफॉर्मेंस, गाड़ी में पेट्रोल डाला तो कैसे चलेगी? जस्ट लाइक दैट। तो छोटी छोटी चीज़ें मैटर कर रही हैं। लास्ट 24 आवर्स कैसे मैनेज करना है, इस पर बात करेंगे हम ड्यूरिंग द लेक्चर। बार बार बात होगी। एग्जामिनेशन नाइट बता दिया, सो के गुजारनी है भाई, पढ़ के नहीं गुजारनी। ओपन बुक्स एग्जाम है, 3 किताबें आपको अलाउड हैं, जो बाउंड बुक्स होंगी, प्रिंटेड बुक्स होंगी, हाईलाइटेड सिर्फ अलाउड है, हाईलाइटिंग अलाउड है। आप हैंड रिटन मटेरियल बुक में बाइंड करा के नहीं ले जा सकते। बुक पे हैंड राइटिंग हो, दैट बुक इज नॉट अलाउड। अब यहाँ पे बुक, ओपन बुक की इम्प्लीकेशन क्या है? टू माई नॉलेज BFD फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर ओपन बुक शायद किसी और बॉडी के पास, मुझे याद नहीं होता है कि नहीं होता, मतलब टू माई नॉलेज नहीं होता। हो सकता है पिछले कुछ 2-4 सालों में किसी ने शुरू कर दिया हो तो कर दिया हो, लेकिन ये ICAP में ही ओपन बुक आ रहा है। तो इफ़ यू आस्क मी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ओपन बुक की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मुझे लगता है आपको ज्यूम करना है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ओपन बुक एग्जाम। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कौन सी किताबें लेकर जाएं, क्या क्या लेके जाएं। तो मेरे हिसाब से मैं बच्चों को कहता हूँ, बेटा सिर्फ आपने एक किताब लेके जानी है जो आपने थॉरोली पढ़ी हुई है, लेकिन उसके यूजेस क्या क्या हैं ये आपको ज़हन में रखना। बड़े लिमिटेड यूज़ हैं उसके एग्जाम में। यूजेस के हैं कि भाई हमें जब फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें इससे काफ़ी ज़्यादा मैथ स्टार्ट इन्वॉल्व होता है, जब फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी तो फार्मूला हम किताब से उठा लेंगे। बाय द वे, इंटरनेशनल बॉडीज़ में, ACCA में को तो मैं पढ़ाता रहा हूँ कितने साल, 15-16 साल, वहाँ पे सिर्फ फार्मूला बुक्स को एक्सेस किया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स को एक्सेस किया जाता है। मुझे लगता है कि आपके जहन में भी सिर्फ इतनी ही रिलायंस होनी चाहिए किताब के ऊपर। किताब आप लेके जा रहे हो, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि मैं किताब फार्मूला देखने के लिए खोलूँगा अगर मुझे एग्जाम में कोई फार्मूला रिप्रोड्यूस करना है। किताब में सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू टेबल इस्तेमाल करने के लिए खोलूँगा। इसके अलावा आपके जहन में इसका इस्तेमाल कोई किताब का होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल प्लान करके जा रहे हो तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। आप सोच रहे हो कि आपको कोई थ्योरी आएगी, आप किताब खोल के वहाँ से छाप दोगे, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। आप सोच रहे हो आपको कोई सवाल आएगा, आप पास पेपर का क्वेश्चन खोल के उसका आंसर छाप दोगे, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड यू विल नॉट पास। ये ध्यान में रखो। इतनी रिलायंस से जा रहे हो तो पास नहीं होगे। बेशक आपको 5 पेपर के 5 सवाल आ जाएं, आप पास नहीं हो पाओगे। ये ध्यान में रखना। आप सिर्फ तब पास होगे जब आपकी रिलायंस इन 2 चीज़ों पे है। हाँ, इसके अलावा कोई बोनस मिल जाता है। तो थ्योरी का ऐसा कोई 5 नंबर का पार्ट आ गया जो कि आपको लगता है किताब में आपने कहीं ये पढ़ा था, and it is very convenient for you to trace it and review it quickly and then produce it according to the time allocation। फिर तो आप फायदा उठा लो उसका। अदरवाइज प्लान्ड यूज आपका यही होना चाहिए किताब का। इससे ज़्यादा प्लान करना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। इससे ज़्यादा प्लान करने का सोचना मतलब आप तैयारी ठीक नहीं कर रहे, आप पास होने शायद नहीं जा रहे। तो बहरहाल रीडिंग टाइम पे बात आती है कि जी रीडिंग टाइम के साथ क्या सलूक करना है। तो बेसिकली मेरी एडवाइस आपने यही होती है, रीडिंग टाइम में आप सिर्फ अपने सबसे पहले नंबर पे होने वाला क्वेश्चन आइडेंटिफाई करें। अक्सर टीचर कहते हैं जी, अक्सर बच्चों का ख्याल होता है, टीचर को तो नहीं मैं कहता, अक्सर बच्चों का ख्याल होता है जी पहले 15 मिनट में हमें रीडिंग टाइम में पूरा पेपर पढ़ लेना चाहिए। दैट इज़ टोटल वेस्ट ऑफ दोज 15 मिनट्स। पेपर्स में हमेशा आसान सवाल से मुश्किल सवाल की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले सबसे आसान सवाल करते हैं और सबसे मुश्किल सवाल सबसे एंड में करते हैं, और जनरली सबसे आसान सवाल सबसे छोटा सवाल होता है। तो रीडिंग टाइम में आपका काम ये है कि रिक्वायरमेंट और मार्क्स को देख के छोटा सवाल जो सबसे पहले आप करना चाहते हो, जो 12, 14, 15 नंबर का हो सकता है, वो आइडेंटिफाई करना। 2-4 मिनट में आपने सवाल आइडेंटिफाई कर लिया रिक्वायरमेंट से और मार्क्स से कि भाई ये एरिया, ये रिक्वायरमेंट, ये बॉडी और ये मार्क्स, छोटा सवाल है, ये करना है मुझे। उसके बाद आप उसकी रीडिंग शुरू कर देते हो। रीडिंग करना, प्लान करना, और जब आपने सवाल को रीडिंग और प्लानिंग कर ली है, देन बिकम, जैसे राइटिंग टाइम अलाउ हुआ, आपने उसको लिखना शुरू किया। पहले में भी 15, 20, 25 मिनट में आप 14 नंबर का सवाल फटका के परे करते हो, उसमें बेस्ट स्कोर कर रहे हो आप, क्योंकि पहले नंबर पे करने वाला सवाल है ही वो जिसमें यू कैन स्कोर द बेस्ट। जिसमें और एग्जाम में बेटा होता क्या है कि हम कुछ पेपरों में लेंगे, कुछ क्वेश्चन में लेंगे मे बी
90% स्कोर, कुछ में लेंगे 60%, कुछ में लेंगे 50%, कुछ में 30, कुछ में इवन 20% स्कोर कुछ क्वेश्चन में। ओवरऑल एवरेज हमारी यहाँ से मिलके 50% बन जाती है और हम पास हो जाते हैं। हमें पहले नंबर पे सवाल वो करना है जो सबसे छोटा, सबसे आसान है, जिसमें हमारा स्कोर सबसे अच्छा है। अच्छा, इसमें फिर एक मैं बात करता हूँ वाइड माइंडसेट्स। माइंडसेट से मुराद हम सोच के जाते हैं कि हम जी, मैंने कहा ना सबसे आसान सवाल करना, तो पढ़ते पढ़ते आपको लगता है जी इन्वेस्टर अप्रेजल का सवाल सबसे आसान होता है, जस्ट सेइंग दैट। और आप घर से सोच के कोई जी इन्वेस्टर अप्रेजल का सवाल सबसे आसान होता है, मैं सबसे पहले वही सवाल करूंगा। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हिस्टोरिकली शायद इन्वेस्टर अप्रेजल सबसे आसान होता था, लेकिन आपकी टाइम में सबसे मुश्किल सवाल इन्वेस्टर अप्रेजल का आया, और आपने अगर माइंडसेट घर से बना के निकले हुआ ना, और आपने सवाल को हाथ डाल दिया, और पहला सवाल ही आपका जब काबू नहीं आएगा, वो सवाल काबू नहीं आ रहा जो आपका ख्याल था बेस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन होगा, तो उसके बाद आपका मोरल जज्बा कहाँ जाएगा, आप हिसाब लगा लो अपना। ठीक है, तो हमें माइंडसेट्स को छोड़ के चलना है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये नहीं सोचना, हमें स्ट्रेटजीज पता है, गाइडलाइंस पता है, उनके मुताबिक हमने चलना है। अच्छा, ये वही बातें जो मैं करता आया हूँ, घड़ी पे आप नज़र रखिए, सवाल को कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पार्ट पे मूव कीजिए, टाइम वेस्टेज अवॉइड कीजिए। जो बच्चा ये कर लेगा वो पास है, वो तर जाएगा। जो बच्चा टाइम वेस्टेज नहीं बचा पाया वो गया। अच्छा, ये भी एक बड़ी अहम बात होती है, पेपर में हमसे गलती हो जाती है। अक्सर बच्चे बताते हैं जी गलती होगी, पूरा सवाल काट दिया। गलती हुई थी पार्ट 1 में। कितने नंबर का था पार्ट 1? कंपोनेंट नंबर 1 2 नंबर का, 2 नंबर की गलती थी, 10 नंबर का किया हुआ सवाल काट दिया। नतीजा क्या हुआ? एंड में जाके 15 नंबर का सवाल छूट गया, टाइम आउट हो गए। तो गलती अगर हुई आपसे पेपर में और आपने रजिस्टर कर ली, अगर तो वो गलती एक लम्हे में ठीक होती है, क्योंकि गलती आपकी 1 नंबर 2 नंबर की होती है, उस गलती की वजह से अगली वैल्यूज गलत हैं, तो ये नहीं कि अगले सारे पार्ट्स गलत हो गए हैं, गलती एक स्टेप में हुई भी है। अगर तो वो गलती उसके असरात आप 1-2 मिनट में ठीक कर सकते हो तो ठीक कर लो, क्योंकि उस गलती को ठीक करने में 1-2 नंबर ही मिलने ना आपको, तो कर लो। लेकिन नेवर क्रॉस द क्वेश्चन एंड नेवर इन्वेस्ट 10-15 मिनट्स इन रेक्टिफाइंग वन मिस्टेक, क्योंकि एक गलती है क्या 2 नंबर की ठीक करने के लिए 10-15 मिनट लगा देना बेवकूफ़ी है। गलती नजर आ गई है, छोड़ दो। योर फर्स्ट टारगेट इज टू कंप्लीट द पेपर। रीडिंग पे पूरा टाइम दो, 3 दफ़ा पढ़ना है पढ़ो, 4 दफ़ा पढ़ना पड़ता है पढ़ो, थिंकिंग प्लानिंग पे पूरा टाइम दो, और उस पर एग्जीक्यूशन में फटाफट चीज़ों को कंप्लीट करो। योर फर्स्ट टारगेट इज टू कंप्लीट द पेपर। पेपर कंप्लीट हो गया, उसके बाद को गलतियां अगर हो भी गई हैं तो 100 में से 10, 15, 20, 25, 30, 40 कितनी गलतियां होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होती। आसानी से आप पास हो जाते हैं अगर आप पेपर पूरा कर पाएँ तो नॉर्मली मैं एडवाइस यही करूँगा, गलती हुई है उसको छोड़ दो, एंड में फिर पेपर पूरा कर ले, फिर देखेंगे ठीक कर सकते नहीं कर सकते। पेपर पूरा करने के बाद टाइम मिले तो कर लेना ठीक भाई, लेकिन यूजुअली टाइम मिलता नहीं है, पेपर पूरा ही कर लें तो बड़ी बात है। ठीक है, तो ये जनाब कुछ बातें थी, और इन बातों को हम, इनमें से बहुत सी बातें हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, आगे चलेंगे इंशाल्लाह, आगे चलेंगे बहुत सी बातें हम बार बार रिपीट करेंगे। और लेकिन मैं इसमें फाइनली फिर मैं आपसे एडवाइस करूँगा कि आपको जो डूज एंड डोंट्स बताए जाएँ उनको रिलीजियसली जितने बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर सको, जितने बेहतर तरीके से प्रैक्टिस में ला सको प्रैक्टिस में लाना है, क्योंकि मुझे लगता है उन्हीं में ही कामयाबी है। हर सब्जेक्ट को पढ़ने की अपनी अप्रोच होती है, हर टीचर का सब्जेक्ट पढ़ाने का अपना अंदाज़ होता है। तो आप जब एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसकी तमाम एडवाइसेस को फॉलो कीजिए। कोई बात समझ ना आए, यू आर ओपन फॉर डिस्कशन। व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है, वहाँ पे अपने क्वेरीज डालिए कि जी ये चीज़ आपने जो बात की थी समझ नहीं आ रही। मेरी जनरली मैं रिस्पॉन्ड आपको व्हाट्सएप ग्रुप की कोशिश यही होती है विद इन 24 आवर रिस्पॉन्ड कर दूं, लेकिन अगर किसी वजह से ओवरलुक हो जाए, यू मस्ट रिवाइज योर क्वेरी विद द रिमाइंडर, तो आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑन एज सुन एज पॉसिबल बेसिस। ठीक है जी, तो ये जी हमारी ओरिएंटेशन सेशन हमारी कंप्लीट हुई है। इंशाअल्लाह हमारा जो लेक्चर होगा नेक्स्ट, जैसे आपको बताया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया जहाँ से हम बात शुरू करेंगे, जिसमें हम कैपिटल एसेट्स में फिजिबिलिटी डिसीजंस को एवेल्युएट करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।